अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें लास्ट पे होंगी। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। प्लीज़ कोई मदद करो, मुझे बचा लो। धुआं भरने की वजह से जहांगीर को देखने में मुश्किल पेश आ रही थी। सामने एक लड़की जो उल्टी फर्श पर गिरी हुई थी, उसकी कमर के ऊपर बड़ा सा रैक गिरा हुआ था। वो यकीनन जहांगीर को ही पुकार रही थी। जहांगीर भागता हुआ उसके पास पहुंचा। तुम आ गए, अब जल्दी से मुझे बचा लो। आगुल जहांगीर को देखकर ऐसे बोली जैसे उसकी जहांगीर से काफ़ी अच्छी दोस्ती रही हो। जबकि जहांगीर इस बदमिजाज और मगरूर लड़की के मीठी लहजे पर गौर करने की बजाय उस रैक को हटाने लगा जिसके नीचे उसका आधा दहर दबा हुआ था। रैक में मौजूद नील में आगोश की शर्ट फंसी हुई थी। जहांगीर ने झुककर दोनों हाथों से रैक हटाया तो आगोल की शर्ट फट गई। बेहुदा इंसान, तमीज़ है तुम में या नहीं? आंखें नीची करो फ़ौरन अपनी। वो बदतमीज़ इंसान आगोल की शर्ट फाड़ चुका था। अभी वो उठ भी नहीं पाई थी कि जहांगीर की नज़रें देखते हुए चीख कर बोली, ओए तमीज़ से बात करो, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। एहसान मानो मेरा। अगर ज़्यादा बकबक की तो दोबारा इस रैक के नीचे दबाकर वापस चला जाऊँगा। जहांगीर सारी शराफत बलाई ताक रखता हुआ उससे बोला और अपनी जैकेट उतार कर उस लड़की पर फेंकी जो अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाती थी। आगोल बहुत मुश्किल से बगैर किसी सहारे के उठकर खड़ी हुई थी। अब वो जैकेट पहनती हुई जहांगीर को देख रही थी जो नीचे जाने की बजाय सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ बढ़ता हुआ भारी भरकम सामान हटाता हुआ ऊपर जाने का रास्ता बना रहा था। इस फ्लोर की शॉप्स को भी आग के लपेट में थी। आग मजीद तेज़ी से बढ़ रही थी। आगोल की आंखों में और नाक में धुआं भरता हुआ महसूस हो रहा था। वो मुसलसल खांस रही थी। मुश्किल जहांगीर के पास आई क्योंकि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसका सीधा पाँव बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जल्दी से यहाँ से चलो, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। आगोल रोती हुई जहांगीर का बाजू पकड़कर बोली। वो हर तरफ आग देखकर खौफजदा थी। जहांगीर ने एक नज़र उसके रोते हुए चेहरे पर डाली। उसका हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। बाहर जाने का रास्ता नीचे फ्लोर पर है। आगोल ने रोते हुए इसकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश की थी। लहजा भी सख्त नहीं रखा था और उसे बेवकूफ़ कहने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अगर नीचे से जाएंगे तो सीख कबाब बन जाएंगे। नीचे पूरे फ्लोर पर आग फैल चुकी है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। क्या तुम थोड़ा तेज़ नहीं चल सकती? जहांगीर उसके रोने से चिढ़ता हुआ बोला था। नहीं, मैं बिल्कुल तेज़ नहीं चल सकती। मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे उठा लो। इतनी टेंशन ज़्यादा सिचुएशन में इस लड़की की अनोखी फरमाइश पर जहांगीर ने घूर कर उसे देखा। अब जहांगीर को समझ में आया वो आग के डर के साथ साथ अपने पाँव में दर्द की वजह से भी रो रही थी। पाँव जख्मी हुआ है, टूटा नहीं है, आराम से खुद ही चलो। जहांगीर इस मलकाए आलिया को देखता हुआ बोला। वो यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आया था और वो लड़की उसे अपना नौकर ही समझ बैठी थी। अब जहांगीर उसका हाथ छोड़कर बाजू पकड़ चुका था। ये लड़की तेज़ चलो। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हुए जहांगीर ने उसको डांटते हुए कहा क्योंकि इस फ्लोर पर नीचे फ्लोर की बनिस्बत ज़्यादा आग फैली हुई थी। उसे वहाँ से जल्दी निकलना था मगर आगोल ने जहांगीर के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। जहांगीर की नज़र उस डेड बॉडी पर गई जो बुरी तरह जल चुकी थी। आगोल यकीनन उसी को देखकर खौफजदा हो गई थी। तभी वह उसको अपने कंधे पर डालकर तेज़ी से सीढ़ियाँ बढ़ने लगा। वो आगोल को उठाए मॉल की छत पर पहुंच चुका था। तब उसने आगोल को नीचे उतारा और खुली फिजा में लंबे सांस लेता हुआ आगोल को घूरने लगा। जो खूबसूरत फिगर वाला आइटम सिर्फ देखने में ही नाजुक लगता था, 3 फ्लोर तक 48 kg के लगभग वजन को अपने कंधे पर डाले चढ़ना कोई मजाक बात नहीं थी। ओह शुक्र खुदा का, हम बच गए। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? आगोल मॉल की छत पर आकर बिल्कुल रिलैक्स थी। वो नीचे लोगों का रश देखती हुई जहांगीर से पूछने लगी जो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। साथ ही नीचे किसी को हाथ हिलाकर इशारा भी कर रहा था। हाँ, मगर पहले मीडिया के कैमरे बंद करो और लोगों का हजूम भी दूर करो। जहांगीर मोबाइल पर किसी से बोलता हुआ आगोल के ऊपर से नीचे तक देख रहा था। कितनी ऊंचाई से जंप लगा सकती हो? जहांगीर की बात सुनकर आगोल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मतलब क्या है तुम्हारा? हमें यहाँ 5 मंजिला से नीचे जंप लगानी होगी? आगोल घबराती हुई जहांगीर का चेहरा देखने के बाद अब नीचे देखने लगी जहाँ पर बड़े से पैराशूट की चादर को खोला जा रहा था। यही ऑप्शन है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो अभी तक नहीं पहुँची। जहांगीर कंधे उचकाकर नॉर्मल लहजे में बोला। नहीं, नहीं, मैं ऐसे कैसे? छोड़ो मुझे, पागल हो चुके हो तुम। मैं पागल नहीं हूँ। आगोल नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे हटने लगी। तभी जहांगीर ने उसकी बात सुने बगैर उसके दोनों बाजू पकड़े। अब वो उसके नखरे बर्दाश्त किए बगैर उसे खींचकर दीवार तक लाया। खुद दीवार के ऊपर अच्छी तरह पाँव जमाने के बाद वो उसको बाजू से पकड़कर ऊपर खींचता हुआ दीवार पर खड़ा कर चुका था। मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत है, मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती। आगोल ने नीचे देखते हुए चीख कर कहा। अगर नीचे पहुंचकर तुम बच गई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। अब मेरे कान पर चीखना मत। जहांगीर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ता हुआ छलांग लगाने से पहले आगोल को वार्निंग दी थी। आगोल ने जोर से अपनी आंखें बंद की थी।
उसे खबर नहीं थी कि वो चीखी या नहीं चीखी, मगर उसे लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हवा के ज़ोर से अब उसका दिल बंद होने लगा। उसे लगा ज़मीन उसे अपनी तरफ नीचे खींच रही है। साथ ही उसे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस हुआ, मगर उसके हाथ पर जहांगीर के हाथ की गिरफ्त सख्त थी, जिसे वो महसूस कर सकती थी। तब से वो पैराशूट के ऊपर गिरी। साथ ही उसके गिरने की एक और आवाज़ आई थी। अब ज़ोर ज़ोर से तालियां और सीटियां बजने की आवाज़ें सुनाई दी। जिस पर आगोल ने आंखें खोली, वो दोनों शायद पूरी आवाम के सामने मरकज़े निगाह थे। जहांगीर उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ देखकर पुलिस वालों से कहता हुआ पब्लिक और मीडिया वालों को दूर हटाता हुआ आगोल का हाथ पकड़कर उसे पुलिस वैन की तरफ ले आया, जहां ज़्यादा रश नहीं था। ओ स्वीटी, थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। जहांगीर ने मुड़कर देखा। लोगों के हजूम में से निकलकर वही लड़का जिसके साथ वो मगरूर और बददिमाग लड़की को देख चुका था, इन दोनों के पास आया था। सैफ़ी, आगोल जहांगीर से अपना हाथ छुड़वा कर उसकी तरफ बढ़ी। प्लीज़ भाई को यहाँ पर फ़ोन करके बुलाओ जल्दी से। वो लड़की उसकी जैकेट पहने शायद अब भी खौफ के हिसार में थी। वो रोती हुई इस लड़के से बोल रही थी। जहांगीर इन दोनों पर एक निगाह डालकर वहाँ से जाने लगा। तब उस बच्चे के वालिदैन जहांगीर के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे, जिस बच्चे की जान जहांगीर ने थोड़ी देर पहले बचाई थी। कोई फ़िक्र है आपको हमारी? कुछ एहसास है आपको मेरा और दी जान का? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? दीजान जब जहांगीर की अच्छी खासी खबर लेने के बाद नमाज अदा करने गई तो ऐना न्यूज़ चैनल की आवाज़ बंद करती हुई जहांगीर की क्लास लेना स्टार्ट कर चुकी थी। न्यूज़ चैनल पर बार बार एक लड़की और बच्चे की जान बचाने का क्लिप चलाकर एक बहादुर ऑफिसर के कारनामे को सराहा जा रहा था। यार क्या हो गया तुम्हें और दीजान को? ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है। जहांगीर रिमोट उठाकर स्क्रीन ऑफ करते हुए बोला, क्योंकि जब तक न्यूज़ चैनल लगा रहता इन दोनों खवातीन का भी टेप मुसलसल चलता रहता। अब उसे मालूम था पूरा महीना दिन रात उसकी हिफाजती हिसार खींच कर आयतें पढ़ पढ़ कर उस पर फूंकती रहेंगी, और उसकी जान का सदका देने का भी मुसलसल सिलसिला दोबारा चल निकलेगा, जो कि चंद दिनों पहले ही बंद हुआ था। वो आपकी ड्यूटी हॉर्स नहीं थे जिसमें आप अपनी जान मुश्किल में डालकर हीरो बनते हुए सबकी जान बचा रहे थे? ऐना उसके कप फोल्ड करते हुए डिटॉल में डूबी हुई रुई उसके बाजू से साफ करते हुए बोली। रुई से उसके बाजू साफ करते हुए बोली। जहांगीर को तो ये भी याद नहीं था ये चोट उसको कब लगी। शायद उस लड़की पर से वो भारी रैक हटाते हुए। ड्यूटी हॉर्स नहीं थे, मगर इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। मैं पूरी कैलकुलेशन करके अंदर गया था। 20 मिनट से पहले किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकलना था। जहांगीर सोफे पर नीम दराज होकर दोनों पाए सामने टेबल पर रखता हुआ अपनी छोटी बहन को मुतमईन करने लगा, जो कि उसके बराबर में बैठी उसके हाथ पर बैंडेज कर रही थी। नाम क्या है वैसे उस लड़की का? कुछ देखी देखी सी लग रही है। ऐना जहांगीर को देखते हुए पूछने लगी। मैं वहाँ उसकी हेल्प करने गया था, उसका नाम जाने नहीं। अगर जहांगीर ऐना को ये बता देता कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो ऐना बिला बचा उसका रिकॉर्ड लगाना शुरू कर देती, और दीजान को ये बात लाजमी बताती कि दाल में कुछ काला है, और दीजान को एक बार फिर उसकी शादी करना याद आ जाता। अरे आपने उसकी जान बचाई, उसने आपको अपना नाम तो बताया होगा, या आपका नाम तो पूछा होगा। ऐना हैरत का इजहार करती हुई जहांगीर को देख कर बोली। ऐसी कोई कहानी नहीं हुई है ना, ज़्यादा दिमाग मत खाओ अब। जहांगीर सीरियस होकर बोला, क्योंकि वो इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता था। इस लड़की में तो मुरव्वत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब जान पर बनी हुई थी तो किस तरह कह रही थी कि मुझे गोद में उठा लो, और जब जान बच गई तो कैसे अपना हाथ छुड़वा कर उस लड़के के साथ चली गई। स्क्रीन पर फेस तो क्लियर नहीं आया, मगर लग रहा है खूबसूरत सी होगी। क्यों? ऐना ने लुकमा देते हुए जहांगीर की राय लेनी चाहिए। मालूम नहीं यार, मैंने ज़्यादा गौर से नहीं देखा। जहांगीर उसका खूबसूरत चेहरा याद करते हुए बोला। चेहरे की खूबसूरती, ज़ुबान की कड़वी। जहांगीर दिल में सोचता हुआ खुद से मुखातिब हुआ। क्या बात है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की को इतने करीब से देखा, उसकी जान बचाई, फिर भी गौर नहीं किया। वो खूबसूरत नहीं है कि मैं मान ही नहीं सकती। ऐना की बात सुनकर जहांगीर घूरकर उसको देखने लगा। क्या समझ रखा है तुमने अपने भाई को? कोई नज़रबाज हूँ मैं? छिछोरा या लफंगा टाइप इंसान हूँ जो लड़कियों पर गौर व फिक्र करूँगा? और ये बड़े भाई से इस तरह बात की जाती है? चलो फ़ौरन उठो, स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जहांगीर उसको अच्छी तरह घिरकता हुआ बोला। तो ऐना मुंह फैलाकर सोफे से उठी और कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर फिर पलटकर जहांगीर की तरफ देखकर मुस्कुराई। मेरा भाई छिछोरा या लफंगा टाइप का इंसान नहीं हो सकता, मगर वो इतना बदज़ौक़ भी नहीं हो सकता। आप चाहे मुझे कितना ही डांटने, मैं अभी भी नहीं मानने वाली कि आपने उस लड़की को गौर से नहीं देखा होगा। ऐना बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गई और उसके पीछे जहांगीर मुस्कुराने लगा था। ऐना ने ठीक कहा था, वो इतना बदज़ौक़ हरगिज़ नहीं था, और उसकी करीब की नज़र तो दूर की नज़र से 10 गुना तेज़ थी। वो लड़की भी बुलाशबा बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी टाइप की हरगिज़ नहीं थी। जहांगीर लाशऊरी तौर पर आगोल के बारे में सोचने लगा। उसे वो मंजर याद आने लगा जब वो लड़की डरकर उसके गले लगी थी। फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में कोई लड़की एकदम उसके गले लगी थी। फिर हार्ट बीट को तो एकदम से तेज़ होना ही था, और फर्स्ट टाइम उसने किसी लड़की को इस तरह उठाया था। दिमाग को तो बुखलाहट का शिकार होना ही था। नीचे की तरफ जंप लगाते हुए उसने बेहद मजबूती से उस लड़की का हाथ थामे रखा था, दिल और दिमाग में ये बात बिठाते हुए कि हाथ उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसने वह हाथ छोड़ा भी नहीं, बल्कि उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर हजूम और रश में से उस लड़की को निकालता हुआ दूर ले गया। फिर उस लड़की ने खुद अपना हाथ जहांगीर से छुड़वा लिया। किसको सोच रहा हूँ मैं? एक तो
उसको तो एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा। जहांगीर सर छटक कर सोचता और दोबारा रिमोट उठाकर एलईडी ऑन कर चुका था। हफ्ते भर से वो मुकम्मल बेड रेस्ट पर थी। उसके ऊपर रैग गिरने से ना सिर्फ उसका पाँव बुरी तरह सूज गया था, बल्कि कमर में भी शदीद पेन था। वो पेपर भी नहीं दे पाई थी। उस दिन रूहान वहाँ पहुँचकर अगोल को घर ले आया था, मगर उसके बाद मंसूर और रूहान दोनों से उसे काफ़ी डांट पड़ी थी। उस पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो बगैर ड्राइवर के कहीं अकेले कार लेकर नहीं निकलेगी। अपने आप को न्यूज़ चैनल पर देखकर वो सिर्फ बेबसी का इजहार कर सकती थी। ये बात उसे न्यूज़ से ही मालूम हुई थी कि उसकी जान बचाने वाला वो बदतमीज़ इंसान एक पुलिस ऑफिसर है। जब भी उसने बहादुरी से बगैर डरे 5th फ्लोर से जंप लगाई थी, अगोल ने अपनी कलाई देखी जैसे उसने बहुत मजबूती से थामे रखा था, मगर जंप लगाते हुए अगोल को यह एहसास हो रहा था कि वो उसकी कलाई हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। अगोल लाशौरी तौर पर उसे सोचने लगी, बल्कि हफ्ते भर से वो उसे ऐसे ही सोच रही थी और फिर खुद अपनी सोच को झटक देती और अपने आप को ही मलामत करती थी। बेशक वो कॉन्फिडेंट था, बहादुर था, मगर उसकी लुक्स हीरो वाली हरगिज़ नहीं थी। अच्छी हाइट से क्या होता है, रंग तो उसका सांवला था। उसको बचपन से ही सांवले सलोने लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर उस ऑफिसर के नक्श अच्छे थे। ख़ास तौर पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो बहुत पुरकशिश थी, और जिस संजीदा अंदाज में वो देखता था, गोल दिल ही दिल में एक बार फिर उसको सोचने लगी। बॉडी फिट थी, ऐसे लग रहा था कि वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता होगा, और बाल भी अच्छे थे, घने सिल्की। क्या होता अगर कलर भी उसका वाइट होता, आगोल अफसोस से सोचने लगी। उफ, किस बदतमीज़ इंसान को मैं सोच रही हूँ। जिस तरह का वो एटीट्यूड रखता है उसे तो मैं याद भी नहीं होगी। अच्छा हुआ जो उसकी जैकेट जायदा को दे दी थी। कैसा रवैया रखा था उस बदतमीज़ ने। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। मालूम नहीं आखिर गुरूर किस चीज़ का है उसमें। वो एक दफ़ा फिर तसव्वुर में जहांगीर का चेहरा लाते हुए खुद से मुखातिब हुई। तभी उसके मोबाइल पर सैफ़ी की कॉल आने लगी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आगोल एहसान करने वाले अंदाज में कॉल रिसीव करते हुए सैफ़ी से बोली। स्वीटी, कब तक नाराज़ रहोगी यार? कसम खा के कहता हूँ, मैं वहाँ दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। जब तुम नज़र नहीं आई तो मैं हॉल से बाहर निकल गया, ये सोच कर कि तुम बाहर मिल जाओगी, और जब तुम बाहर नहीं मिली तो मैं वापस जाने लगा मॉल में, मगर वहाँ मौजूद पुलिस और गार्ड्स ने मुझे मॉल के अंदर नहीं जाने दिया। तुम्हें मालूम है उस वक्त मेरी क्या हालत थी? जान पर बनी हुई थी उस वक्त मेरी, और तुम्हें सलामत देख कर तो मैंने कितना शुक्र अदा किया खुदा का। शुरू में तो अगोल सैफ़ी की कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। कल जब वो मैसेज पर उसे कस्में देने पर आया और वॉइस मैसेजेस पर उसके रोने की आवाज़ सुनी, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सिर्फ एक बार उसकी बात सुन ली, तब अगोल ने उसकी कॉल रिसीव की थी। सैफ़ी, जब तुम अपनी जान बचाकर मॉल से भाग रहे थे तब मैंने तुम्हें पुकारा था, और तुमने मुझे देखा भी, मगर तुम मेरे पास आने की बजाय दुम दबाकर वहाँ से भाग गए थे। अगोल एक लफ्ज़ चबाकर बोली थी। ऐसा हो सकता है अगोल, मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारे पास ना हूँ। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो। मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा कि कब की बात है जो तुम मुझे बता रही हो। सैफ़ी रोने वाले अंदाज में बोला। सैफ़ी, लड़कियों की तरह रोना बंद करो प्लीज़, अगोल बेजारी जाहिर करते हुए उससे बोली। मैं रोऊंगा और तब तक रोऊंगा जब तक तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ जाता। स्वीटी, तुम जिंदगी हो मेरी, प्लीज़ यार बिलीव करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हें अपना यकीन कैसे दिलाऊं? अगोल को लगा जैसे कि सैफ़ी उसकी नाराज़गी से परेशान हो गया है। ओके, यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब फ़ोन रखो, सर में दर्द हो रहा है मेरे, अगोल उकताई हुई सैफ़ी से बोली, और एक दो बातें करके कॉल काट दी, क्योंकि सैफ़ी को भी अंदाज़ा हो गया अगोल उससे नाराज़गी ख़त्म कर चुकी है, इसलिए वो कॉल रख चुका था। सैफ़ी से बात करने के बाद वो बेड से उठकर आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायज़ा लेने लगी। इस वक्त वो ढीले डाले से ट्राउज़र और बुनियान नुमा टॉप में बेहद रफ फुलिये में थी। हल्का सा लेफ्ट साइड मूव करके फिर राइट साइड मूव करने के बाद अपने कमर का शेप देखने लगी। फिर उसे कुछ तसल्ली हुई। रूम का दरवाज़ा खुला तो अगोल ने पलट कर आने वाले को देखा। ये इस वक्त खाने में स्नैक्स क्यों लेकर आई हो तुम? डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ एक्सरसाइज के लिए मना किया है। मैं पूरा वीक बेड पर मौजूद हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, और तुम मुझे ऑयली चीज़ें खिलाकर बेबी एलिफेंट जैसा बनाना चाहते हो। किस टूपिड ने कहा तुमसे ये लाने को? अगोल जाहिदा को देखते हुए डांट कर बोली थी। ये तो फातिमा मैम के कहने पर लेकर आई थी आपके लिए। उन्होंने कहा है कि आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैं आपके लिए कुछ हैवी सा ले जाऊँ। जाहिदा अपनी सफाई देते हुए अगोल को सही बात बताने लगी। तुम्हारा कहने का मतलब है मम्मा स्टूपिड है? ओह गॉड, तुम मम्मा को स्टूपिड बोल रही हो? वो भी मेरे मुंह पर। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? जाहिदा, तुम नौकर होने के बावजूद ऐसे ज़ुबान चला रही हो। अगोल उसे आंखें दिखाते हुए इसकी क्लास लेने लगी। मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, आप कसम ले लें। मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी कि मैं फातिमा मैम के कहने पर लाई हूँ। जाहिदा घबरा गई थी। शटअप जाहिदा, सफाई मत दो मुझे, और फ़ौरन मेरे रूम से निकलो, फ्रूट्स लेकर आओ मेरे लिए, अगोल उसे हुक्म देते हुए बोली। तो जाहिदा फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। अगोल अपने नाजुक हाथों से अपनी कनपटी दबाने लगी। उस एसपी का शुक्रिया अदा कर दिया तुमने जिसने हमारी अगोल की जान बचाई थी। मंसूर ऑफिस में अपनी टेबल पर मौजूद था। रूम की एक साइड पर सोफे पर बैठे और रूहान से पूछने लगा। रूहान ने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़र उठाकर मंसूर को देखा। उसकी नज़रों में सर्द तासुर था। यूँ टके टके के लोगों का शुक्रिया अदा करने का फालतू टाइम नहीं है मेरे पास डैडी, रूहान बोलता और दोबारा लैपटॉप पे मगन हो गया।
पूरे 10 साल बाद उसने जेडी को देखा था। वो एक नज़र में ही उसको पहचान चुका था। उसे आज भी जहांगीर उर्फ जेडी पर उतना ही गुस्सा और चिढ़ थी जितनी कॉलेज के दौर में रही थी। लास्ट फाइट में उस कमीने इंसान के पंच से उसका गाल 3 दिन तक सूजा रहा था। ये मत भूलो उस टके के ऑफिसर ने तुम्हारी बहन की जान बचाई है। मैं शहर से बाहर था, वरना खुद जाकर उसका शुक्रिया अदा करता। मंसूर रूहान को देखता हुआ बोला, आपको क्या ज़रूरत है भला स्पेशली शुक्रिया अदा करने की? अगर अवोल की जान बचाई है तो कोई एहसान नहीं किया, फ़र्ज़ अदा किया उसने अपनी ड्यूटी का। खैर टाइम मिला तो मैं शुक्रिया अदा कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। रूहान अपनी नज़रें स्क्रीन से हटाए बगैर टालने वाले अंदाज में बोला ताकि मंसूर मुतमईन हो जाए। लफ्ज़ शुक्रिया ये तो जेडी को क़यामत तक अदा करना नहीं चाहता था, चाहे वो ज़िंदगी में उस पर कितना ही बड़ा एहसान क्यों ना कर दे। परसों शिप पर कोई पार्टी है, कुछ अरेंजमेंट करवाने का ऑर्डर दिया है तुमने? मंसूर की बात सुनकर एक बार फिर उसने स्क्रीन से नजरें हटाकर मंसूर को देखा, मगर अब की बार उसके चेहरे पर नरम तासुर था। परसों का दिन किसी के लिए बहुत ख़ास है डैडी, और इस दिन को ख़ास मैं मज़ीद ख़ास बनाना चाहता हूँ। अगर अपने अंदाज से मंसूर से बात करते हुए रूहान के लब मुस्कुराए थे। पिछले 1 महीने से सिर्फ वो ऐना से डेली 1 घंटा रात को बात करता था। ना उसने कभी ऐना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, ना उससे उसकी तस्वीरें मांगी थी, ना ही मोबाइल पर कोई नाजायज़ मुतालबा किया था, ना कोई उल्टी सीधी फरमाइश की थी। मगर कल वो ऐना को बोल चुका था कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है अपनी मर्ज़ी की जगह पर। अपने अंदाज में वो ऐना के साथ चंद घंटे गुजारना चाहता था, जिसके लिए ऐना बिल्कुल तैयार नहीं थी। कल रात मोबाइल पर बात करते हुए आखिर तक उनकी बहस चलती रही, और ये उनकी पहली बहस थी। ऐना उसे किसी तौर पर मिलने के लिए तैयार नहीं थी। और इस ख़ास इंसान से हमें कब मिलवा रहे हो? मंसूर ने बेटे के चेहरे पर छाई हुई रौनक के साथ उसकी मुस्कुराहट को देख कर पूछा। बहुत जल्द डैडी, उसके पेपर ख़त्म होने का वेट कर रहा था, रूहान ने मुस्कुराते हुए मंसूर को बताया। मंसूर रूहान की खुशी में खुश था, और इस तबकाती फ़र्क को वो इतनी वैल्यू नहीं देता था जितना फ़ातिमा और उसके बच्चे देते थे। अगर ऐना अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी तो रूहान की ख्वाहिश नाजायज़ नहीं थी जो वो पूरी ना करता। सर आपके लिए फ़ोन है, इंस्पेक्टर शकील जहांगीर के पास आते हुए उससे बोला। किसका फ़ोन? जहांगीर ने फ़ाइल से नज़रें हटाए बगैर शकील से पूछा था। सर वो शख्स अपना नाम नहीं बता रहा है, कह रहा है सिर्फ एसपी जहांगीर से ही बात करेगा। शकील के जवाब पर जहांगीर ने सर उठाकर उसे देखा। कॉल ट्रेस करो फ़ौरन, जहांगीर शकील से बोलता अपने चेयर से उठा और कमरे से बाहर आया। यस जहांगीर स्पीकिंग, वो रिसीवर कान से लगाते हुए बोला। एसपी जहांगीर, मुझे आपको कुछ खास बताना है। आपके पर्सनल नंबर पर कॉल रिसीव नहीं कर सकता, वो मेरे लिए रिस्की होता। कॉल नहीं कर सकता, वो मेरे लिए रिस्की होता। रिसीवर से आवाज़ उभरी। वो शख्स थोड़ा घबराया हुआ था। कौन बात कर रहा है? जहांगीर ने उससे उसके बारे में जानना चाहा था। माजरत में आपको अपना नाम हरगिज़ नहीं बता सकता, बस यूँ समझ लें आपका खैर ख्वाह हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ वो 100% दुरुस्त है। रोमा के केस को लेकर आप उलझे हुए हैं, ये समझ लें। इसके मुतालिक आपको सारे शाहिद होटल अल किंग में मिलेंगे। लाइन कट चुकी थी या शायद उसने फ़ोन रख दिया था। जहांगीर ने रिसीवर कान से हटाकर वापस क्रैडल पर रखा और कांस्टेबल से शकील को बुलाने का इशारा किया। सर रेलवे स्टेशन के पास पीसीओ से कॉल की गई थी, शकील जहांगीर से पूछने से पहले उसे देखता हुआ बताने लगा। होटल अल किंग किसका है? जहांगीर अपने रूम में आकर चेयर पर बैठता हुआ इंस्पेक्टर शकील से पूछने लगा। होटल अल किंग शायद काशिफ ज़ेरी नाम है उस होटल के मालिक का। खैरियत सर? इंस्पेक्टर शकील याद करता हुआ जहांगीर को बताने लगा। कैसा आदमी है काशिफ ज़ेरी? मतलब किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? जहांगीर ने मज़ीद सवाल किया। क्या मालूम, किसी ने उसे वैसे ही मजाक में या परेशान करने के लिए या फिर अपनी दुश्मनी में होटल अल किंग का नाम लिया हो। शरीफ आदमी है, सीधा साधा, अपने काम से काम रखने वाला। शकील के जवाब पर जहांगीर खामोश होकर कुछ सोचने लगा। शकील, मुझे काशिफ ज़ेरी के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करके आज शाम तक दो, और कोई इतबार वाला बंदा उसके होटल पर भेजो जो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दे। जहांगीर की बात सुनकर यस सर कहता हुआ शकील उसके कमरे से चला गया। कि काशिफ के किंग, इंसानों के जिस्म पर लगाई जाने वाली केक की मोहर। जहांगीर आपस में सब उसका कनेक्शन सोचने लगा था। अच्छी तरह अपना दुपट्टा फैलाकर उड़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकली। आज उसकी बर्थडे का दिन था, मगर वो उदास थी। 2 दिन पहले रूहान ने जब उसे मिलने का बोला था तब उसने रूहान को मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उसे इस तरह मिलना मुनासिब नहीं लगता था। तवील बहस के बाद नाराज़गी पर उसकी कॉल बंद की गई थी, और फिर 2 दिन तक रूहान ने उसको कॉल भी नहीं की थी। यानी वो अपनी बात ना मानने पर उससे नाराज़गी का इजहार कर रहा था। मगर तब भी ऐना ने उसकी बात नहीं मानी। भलाइयों मिलने की तुक्की क्या बनती थी। ऐना को पूरा यकीन था कल रात 12 बजते ही रूहान की कॉल आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी सारी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स की कॉल आई। फैसलाबाद से हिजाब ने भी उसे कॉल की। फरजाना खाला ने विश किया। जहांगीर रात को लेट घर आया था, मगर उसने ऐना को बहुत सारी मुबारकबाद दी। दीजान ने ढेर सारी दुआएं दी। वो बुझे दिल के साथ मुस्कुराती हुई सबकी मुबारकबाद वसूल करती रही। मगर जिसके कॉल की वो मुंतज़िर थी, शायद वो आज के दिन भी उससे नाराज़ था। सुबह होने की वजह से इस वक्त रोड सुनसान था। मामूल के मुताबिक ट्रैफिक भी कम था। 5 मिनट की वॉक के बाद वो अपनी मखसूस जगह पर खड़ी होती जहाँ से उसे यूनिवर्सिटी के लिए पॉइंट मिल जाती। ऐना भी सोचों में गुम चल रही थी।
अचानक एक कोस्टर उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी, जिसका एकदम से दरवाज़ा खुला, किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा। ये सारा अमल सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हुआ था। वो जो अपनी सोचों में गुम थी, इसके साथ अचानक क्या हो गया वो समझ नहीं सकी थी। छोड़ो मुझे, खुदा का वास्ता तुम्हें। कोस्टर अब तेज़ी से चल रही थी। एक आदमी फुर्ती से उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अब पीछे की तरफ उसके हाथ बांध रहा था। तब ऐना का दुपट्टा शायद नीचे गिर गया था। बेबसी से ऐना को रोना आने लगा। वो किसी के सामने यूँ बगैर दुपट्टे के नहीं आती थी। ऐना को महसूस हुआ जैसे किसी ने फ़ौरन उसके कंधे पर दुपट्टा डाला हो। यस सर, काम हो गया, मर्दाना आवाज़ ऐना को सुनाई दी। क्या उसे किडनैप कर लिया गया था? वो खौफ से कांपने लगी। पौन घंटा गुजरने के बाद फुल स्पीड में चलती हुई कोस्टर रुकी थी। ये शायद कोई खुली जगह थी जहाँ पर हवा का जोर तेज़ था। उसे अपने जिल्द पर नमी महसूस हो रही थी, जैसे इस जगह पर हवा में नमकियात शामिल हों। कानों में पानी के शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये कोई समंदरी इलाका था। वो लोग ना जाने उसे आखिर कहाँ लेकर आए थे। ऐना को लगा आज का दिन उसकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन है। प्लीज़ मैम, आप बाहर आ जाएं। ऐना की आंखों से पट्टी उतार दी गई थी और हाथ भी खोल दिए गए थे। वो खौफज़दा नज़रों से उस आदमी को देख रही थी जो बहुत एहतराम से कोस्टर का दरवाज़ा खोले उससे मुखातिब था। यहाँ से फ़रार होने के लिए उसे बाहर तो निकलना पड़ता। ऐना खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरती हुई कोस्टर से बाहर निकली, मगर सामने पानी में बड़ा शिप खड़ा देखकर वो हैरान नज़रों से सामने से आते रूहान को देख रही थी, जो सनग्लासेस आंखों पर लगाए चलता हुआ उसके पास आ रहा था। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई मैडम को? रूहान ऐना को देखे बगैर उस आदमी से पूछने लगा जो ऐना को यहाँ लेकर आया था। ऐना रूहान की हरकत पर उसे गुस्से से देखने लगी। सर, मैम आपके सामने, आप इनसे पूछ लें। वो आदमी मुहज़्ज़ब अंदाज में रूहान से बोला। ठीक है, जाओ। रूहान का हुक्म मिलते ही वो आदमी कोस्टर लेकर वहाँ से चला गया। अब रूहान सनग्लासेस आंखों से उतारता हुआ ऐना को देख रहा था, जो कि बेबी पिंक कलर के कपड़ों में हम रंग दुपट्टे के साथ उसे कोई खूबसूरत सी गुड़िया लग रही थी और काफ़ी गुस्से भरी नज़रों से रूहान को देख रही थी। मगर दूसरी तरफ तो ये आलम था कि उसके गुस्से पर भी प्यार आ जाए। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर? बिल्कुल इस वक्त मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आ रहा था जब तुम मोबाइल पर बात करते हुए बिला वजह मिलने की बात पर नखरे दिखा रही थी। रूहान पुरशौक नज़रों से उसका खफा खफा चेहरा देखते हुए बोला। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरे साथ इस तरह करते हुए? ऐना को गुस्से के साथ साथ उसकी हरकत पर अफसोस होने लगा। वो खफा होकर रूहान को देखते हुए पूछने लगी। शर्म तो चंद माह हुए मैंने बेच खाई है। इस तरह अफसोस भरी नज़रों से मुझे मत देखो। मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। कौन सी नाजायज़ ख्वाहिश कर दी मैंने ऐना? आज का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब चलो, शिप पर देर हो रही है। रूहान ने उसका हाथ थामना चाहा तो ऐना 2 कदम पीछे हो गई। मुझे कहीं नहीं जाना रूहान, प्लीज़ मुझे घर छुड़वाएं। ऐना रूहान को देखते हुए बोली। आज का दिन 3 से 4 घंटे हम एक साथ स्पेंड करेंगे, उसके बाद ही तुम घर जा सकती हो। ओके? अब कोई फजूल की जिद नहीं करना मुझसे। रूहान ने हुक्माना अंदाज में बोलते हुए ऐना का हाथ पकड़ा। उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर शिप की सीढ़ियाँ चढ़ने में से मदद देने लगा। ऐना ने शिप के अंदर कदम रखा तो शिप को वाइट और पिंक कलर के फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। शिप के सेंटर में एक छोटा सा टेबल और 2 चेयर्स मौजूद थीं। इंजन चलने पर ज़ोरदार हॉर्न की आवाज़ आई। शिप स्टार्ट हो चुका था। रूहान ऐना का हाथ थामे उसे टेबल तक लाया और उसके लिए चेयर खिसकाई। ऐना के बैठने के बाद वो खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। ऐना नीचे निगाहें झुकाए खामोश बैठी थी और रूहान फुर्सत से उसका चेहरा देखने में मसरूफ़ था। अभी भी नाराज़ हो मुझसे? काफ़ी देर रूहान उसको यूं ही देखता रहा, फिर एकदम ऐना से पूछने लगा। आपने जो आज हरकत की है उस पर नाराज़ होना ही बनता है। आप खुद बताएं, क्या नहीं होना चाहिए मुझे नाराज़? ऐना नजरें उठाकर उसे देखते हुए पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नाराज़। वो ऐना की आंखों में आंखें डाले फ़ौरन बोला। ये सही नहीं है रूहान, इस तरह मिलना मुनासिब नहीं लगता। ऐना रूहान से शिकवा करते हुए बोली। क्या सही नहीं है? तुम्हारा बर्थडे मनाना सही नहीं है? इसमें क्या गलत है? बोलो है ना, मैं आज के दिन तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और अगर तुम नाराज़ होकर सारा वक्त ऐसे ही गुजार दोगे तो ये सही नहीं होगा। रूहान अब संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। तो आप मना लें, मुझे मनाना नहीं आता आपको। ऐना के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब वो रूहान के चेहरे से नजरें हटाए पानी का तेज़ बहाव देख रही थी जिस पर शिप चल रहा था। बहुत सारे तरीक़ों से मनाना आता है, मगर जो तरीक़ा मनाने का मुझे पसंद है उस पर तुम लास्ट में नाराज़ होकर यही कहोगे कि ये सही नहीं है रूहान। रूहान शरारत से ऐना को देखता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर ऐना नजरें झुका गई थी। रेहान ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। सफ़ेद रंग एकदम उसके कपड़ों के रंग जैसा गुलाबी हुआ, फिर सुर्खी उसके चेहरे पर उतर आई। अगर वो उसे बता देता रंगों का यह हसीन इम्तिजाज उसके चेहरे पर कितना भला लग रहा है, वो यूं ही नजरें झुकाई रहती। थोड़ी देर में एक लड़का केक लेकर आया और केक टेबल पर रखा। रूहान ने नाइफ उठाकर ऐना की तरफ बढ़ाई, जिसे ऐना थामती और रूहान को देखने लगी। मुझे क्या देख रही हो? इस केक पर भी चला दो, जैसे इस वक्त मेरे दिल पर चला रही हो। रूहान के बोलने के अंदाज पर ऐना बेसाख्ता मुस्कुराई थी। रूहान खामोशी से उसकी मुस्कुराहट देखने लगा। केक का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसने रूहान की तरफ बढ़ाया, जिसे रूहान ने ऐना के हाथ से खाते हुए बाकायदा उसकी उंगलियों को भी टेस्ट किया। ऐना ने फ़ौरन अपना हाथ घबरा कर पीछे किया था। जब रूहान ने उसे केक खिलाया तब ऐना ने बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा बेहद तकल्लुफ़ से चखा, ऐसे कि रूहान की उंगलियां उसके होंठों को ना छू सके। ऐना के इस अंदाज पर रूहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई।
वो काफ़ी शाय थी या इस वक्त रूहान से शर्मा रही थी, मगर वो आजकल की मॉडर्न लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके सर्कल में ऐसी लड़कियां ना होने के बराबर पाई जाती, मगर वो अपनी हर अदा के साथ रूहान को बहुत प्यारी लगती। रूहान ने पॉकेट से एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें डायमंड की रिंग मौजूद थी, जिसे वह ऐना के हाथ में पहनाने लगा। ये रिंग बहुत खूबसूरत और कीमती है, थैंक्स। ऐना अपने हाथ में रिंग देखती हुई रूहान से बोली। अच्छा दिखाओ ज़रा, मैंने नोट नहीं किया। वो ऐना का हाथ दोबारा थामते हुए अपने होंठों तक ले जाने लगा। ऐना ने झट से अपना हाथ खींचा। क्या हुआ? तुम्हारी तारीफ करने पर मैं तो रिंग को गौर से देखने लगा था, तुम क्या समझी? क्या कर रहा हूँ मैं? ऐना के नर्वस होने पर वो अनजान बनता हुआ ऐना को देखकर पूछने लगा। अगर आपने अब ज़्यादा गौर व फिक्र किया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। ऐना के धमकी देने पर वो ज़ोर से हंसा था। दोबारा ऐना का हाथ थाम कर खड़ा हुआ तो ऐना को भी खड़े होना पड़ा। अब वो उससे साइड पर लेकर जा रहा था जहाँ से वो दोनों बहता हुआ पानी करीब से देख सकें। आज से पहले पानी का ये सफ़र मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज लग रहा है। मनचाहा हम सफ़र साथ हो तो ज़िंदगी का सफ़र और भी हसीन हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात कर ली थी, अभी नहीं, बहुत पहले ही, जब तुमने मुझे कॉल भी नहीं की थी तब। ऐना, मैं इसी मंथ अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर लाना चाहता हूँ। हवा का जोर काफ़ी था जिससे ऐना के दुपट्टे के साथ बाल भी लटों की सूरत में हवा में उड़ रहे थे। दुपट्टे को तो उसने अपने हाथों से काबू में किया हुआ था। उसके बालों की लटें रेहान अपने चेहरे से उसके चेहरे पर से हटाने लगा। उसके बालों की लटों को रूहान अपने हाथ से उसके चेहरे पर से पीछे हटाने लगा। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है आपने तो अपने पेरेंट्स से बात कर ली, मगर मैं कैसे अपनी फैमिली से बात कर सकती हूँ? ऐना उसकी बात सुनकर एकदम परेशान हो गई थी। क्यों नहीं कर सकती बात? इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? आजकल तो पुराने ख्यालात के लोग भी अपने बच्चों की पसंद को तरजीह देते हैं। देखो है ना, डैडी और मम्मा मेरी खुशी की खातिर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे। अगर उन्हें कूल रिस्पॉन्स या कोई नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा तो उनके साथ मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें अपने भाई को अदमात में लेकर उसे हमारे बारे में बताना होगा। मैं चाहता हूँ सारे मराहल बहुत आसानी से और खुश असलूबी से तय हो जाएं। रूहान ऐना को समझाते हुए बोला। और अगर भाई नहीं माने तो? ऐना अपना खदशा जाहिर करती हुई रूहान से बोली। ऐना की बात सुनकर रूहान के चेहरे के तासुरात यकलख संजीदा हुए। वो ऐना का चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए बोला। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से छीन लूँगा। ये तो तय है कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। इसमें तुम्हारे घर वालों की मर्जी शामिल हो या नहीं, बीवी तुम रूहान मंसूर की ही बनोगी। रूहान उसका चेहरा थामता हुआ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था और ऐना उसकी बातों से डर गई। वैसा कर सकता था जैसा आज उसने किया था, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रूहान, आप मुझे डरा रहे हैं। ऐना गौर से उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए बोली थी। अभी से डर गई? अभी तो तुमने रूहान मंसूर की शख्सियत का दूसरा रुख देखा ही नहीं। रूहान की बात सुनकर ऐना उलझती हुई उसको देखने लगी, क्योंकि रूहान का लहजा बहुत अजीब था। मतलब? वो कंफ्यूज होकर रूहान को देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, यहाँ हवा बहुत तेज़ है और रूम में चलते हैं। हवा से सट पड़ते ऐना के गालों से रूहान अपने हाथ हटाकर उसका हाथ थामकर उसे रूम की तरफ ले जाने लगा था। वहीं शिप पर एक छोटा सा किचन भी था जहाँ से बीनी बीनी तली हुई मछली की खुशबू आ रही थी। शिप के अंदर एक छोटा सा रूम था जिसमें एक साइड पर बड़े साइज़ का बेड, उसके सामने कदादम आईना मौजूद था, जबकि दूसरे साइड पर सोफे और सामने दीवार पर LED मौजूद थी। ये आपका शिप है? ऐना ने कमरे का जायज़ा लेते हुए रूहान से पूछा। अपना है, मगर मेरा ज़ाती नहीं। इसके ज़रिए हमारा सामान दूसरे ममालिक जाता है और वहाँ से यहाँ आता है। रूहान उसे बताता हुआ बेड के नीचे बड़ी दराज खोलकर मुख्तलिफ साइज़ के बहुत से डिब्बे जो कि गिफ्ट रैपर में लिपटे थे निकालता हुआ टेबल पर रखने लगा। खड़ी क्यों हो, बैठो। रूहान उसको देखता हुआ बोला तो ऐना सोफे पर बैठ गई। ये क्या है? गिफ्ट पर नज़र डालते हुए वो रूहान से पूछने लगी। तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें पसंद आई थी तो फ़ौरन ख़रीद ली। अब ये मत बोलना कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं। तुम ये चीज़ें अपने यूज़ में लाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रूहान ऐना को देखते हुए बोला तो वो रूहान को देखने लगी। तुम चाहो तो ये सारे गिफ्ट अभी खोल सकती हो। ऐना के देखने पर रूहान उसको बोलता हुआ ऐना के बराबर सोफे पर बैठ गया। एक एक करके वो सारे गिफ्ट खोलने लगे, जिसमें लेडीज़ वॉच, बैग, परफ्यूम, मोबाइल और बड़े से पैकेट पे एक ड्रेस था। अगर वो वेस्टर्न स्टाइल में शॉर्ट सा स्कर्ट था। ऐना को थोड़ी देर पहले रूहान का बोला हुआ जुमला याद आया। वो कितने मज़े से बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें यूज़ करना उसे बड़ी खुशी होगी। ऐना ड्रेस हाथ में लिए रूहान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मैंने कल रात को ख्वाब में तुम्हें इस ड्रेस में देखा था। ऐसा करना, तुम बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर लेना, बस ये ड्रेस तुम शादी के बाद यूज़ करना, वो भी सिर्फ हमारे बेडरूम के अंदर। रूहान की बातें सुनकर उसका रंग शर्म से दोबारा सुर्ख होने लगा। ऐना जल्दी से वो ड्रेस वापस पैकेट में रखने लगी। काल पर तो वो ऐना से बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करता था, मगर इस वक्त उसकी बातें सुनकर ऐना का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। तभी उसने ऐना का हाथ पकड़ा। तुमने पूछा नहीं ख्वाब में तुम इस ड्रेस में कैसी लग रही थी? बोलने के साथ ही रूहान ने ऐना को अपनी तरफ खींचा। उसके सीने से आ लगी। अपना एक हाथ ऐना के गाल पर रखता हुआ वह दूसरा हाथ उसके कमर के गिर्द हमाइल कर चुका था। रूहान अपने होंठ ऐना के होंठों के नज़दीक लाने लगा। रूहान प्लीज़, मैं इस शिप में आप पर बहुत ट्रस्ट करके आई थी। रूहान के होंठों को देखकर ऐना फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाते हुए उससे बोली थी।
मैं ट्रस्ट कहाँ तोड़ा हूँ, सिर्फ अपने दिल में आई ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। रूहान मदहोश अंदाज में ऐना के गुलाबी होंठों को देखता हुआ कहने लगा। कितने और भी हसीन चेहरे उसकी नज़रों से गुजरे थे, मगर ऐसे ऐसा साथ तो उसमें सिर्फ ये लड़की जगा गई थी। मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा और कभी भी बात नहीं करूँगी। ऐना आंखें बंद करके उसे धमकी देने लगी। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में थी। धमकी देने के अलावा और क्या कर सकती थी। ये पहली और आखिरी दफ़ा जब मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। आइंदा नाराज़ होने की या बात ना करने की धमकी मत देना, वरना इस धमकी का खमियाजा बहुत बुरे अंदाज में भुगतना होगा। रूहान उसे अपने हिसार से आज़ाद करता हुआ सोफे के पीछे टेक लगाकर बैठ गया और ऐसा करते हुए वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था, मगर वह ऐना को नाराज़ भी नहीं कर सकता था। रूहान के दूर होने पर ऐना ने अपनी आंखें खोली। वो सोफे से टेक लगाई नाराज़ नज़रों से उसी को देख रहा था। अब आप नाराज़ होकर सारा वक्त ऐसे ही गुजार देंगे तो ये सही नहीं होगा, ऐना रूहान को देखकर बोली थी। उसकी बात पर रूहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इससे पहले वो कुछ बोलता उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर आने वाली कॉल से उसके चेहरे की मुस्कुराहट मद्दम हुई। वो एक नज़र ऐना पर डालकर अपना मोबाइल लेकर रूम से बाहर निकल गया। ऐना अपनी उंगली में रूहान की पहनाई हुई रिंग देख रही थी। वो रिंग उसे थोड़ी सी लूज थी। अचानक रिंग उसकी उंगली से उतरकर नीचे गिरी। ऐना ने मेज़ के नीचे झांका। रिंग मेज़ के नीचे बिछे हुए रग के ऊपर ही पड़ी थी। ऐना ने हाथ बढ़ाकर उस रिंग को लेना चाहा तो उसे महसूस हुआ जैसे रग के नीचे कोई और चीज़ भी मौजूद है। तजस्सुस में वो मेज़ हटाकर रग हटाने लगी। वो कोई हैंडल था जिसे पकड़कर लकड़ी का तख्ता हटाया जा सकता था। ऐना ने हैंडल उठाया तो लकड़ी का तख्ता ऊपर को उठा और अंदर जाने का रास्ता बन गया। ऐना ने एक नज़र कमरे के दरवाजे पर देखा जो हल्का सा खुला हुआ था। रूहान उसे वहाँ से मोबाइल पर बात करता हुआ मसरूफ़ नजर आया। ऐना सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरती हुई अंदर चली गई थी। दीवार पर हाथ टटोलकर उसने स्विच ऑन किया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। अंदर पूरा हॉल नुमा बड़ा सा कमरा मौजूद था जो कि इस वक्त खाली था। वहाँ पर उसे काफ़ी वहशत सी महसूस हुई। घुटन का एहसास होने लगा तो वापस जाने के लिए पलटी। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकल गई। रूहान बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। वो कब सीढ़ियाँ उतरकर उसके पीछे आया ऐना को खबर ही नहीं हुई। अभी वो रूहान को देखकर अपना सांस बहाल भी नहीं कर पाई थी कि रूहान ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। क्यों आई हो यहाँ पर? वो उसका बाजू सख्ती से अपने हाथ में जकड़े सर्द अंदाज में पूछने लगा। ऐना को उसका अंदाज और रवैया बहुत सर्द सा महसूस हुआ। ऐसे ही देखने आई थी, यहाँ क्या है? ऐना रूहान के अंदाज पर घबरा गई थी। वजाहत देने लगी। क्यों? रूहान उसे आंखें दिखाता हुआ बोला। उसका बिहेवियर देखकर ऐना को रोना आने लगा। सॉरी। ऐना उसका अंदाज और अपने साथ रवैया देखकर इतना ही बोल पाई थी। इस वक्त वो उसे रूहान मंसूर नहीं लगा जिसे वो एक माह से बात करती आ रही थी। ऐना के सॉरी बोलने पर रूहान ने उसका हाथ छोड़ा और अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करने लगा। लंच तैयार हो चुका है, चलो लंच करते हैं। अब के बार वो नरमी से बोला और सीढ़ियों की तरफ ऐना को इशारा किया। ऐना खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रूहान पूरे हॉल में एक नज़र डालकर खुद भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हे स्वीटी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आओ प्लीज़। आगोल का पाँव कल ही ठीक हुआ था और वो ठीक से चलने के काबिल हुई थी। सैफ़ी की लाख मिन्नतें करने और इल्तिजाएं सुनने के बाद वो सैफ़ी से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी के बाद ड्राइवर को खुद को घर रुखसत करती हुई होटल अल किंग पहुंची थी, जहां सैफ़ी उसे चंद दोस्तों से मिलने की फरमाइश कर रहा था। सैफ़ी होटल की लॉबी में ही उसका वेट कर रहा था। आगोल को अपने पीछे आने का बोलकर वो खुद लिफ्ट की जानब जाने लगा। ये रूम क्यों बुक करवाया तुमने? तुम्हें तो कोई ज़रूरी बात करनी थी सैफ़ी, जल्दी कहो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर भी जाना है। वो आगोल को होटल के रूम में लेकर आया तो आगोल बेजार होती हुई उससे कहने लगी, घर भी चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? ज़रूरी बातें यही बतानी थी कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे। अब तुमसे दूर रहने का तसव्वुर बहुत बुरा लगता है। सैफ़ी आगोल के दोनों हाथों को थाम कर बोला था। ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया तुमने सैफ़ी? ये सब तुम मुझे पहले भी बता चुके हो। आगोल उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए चिढ़कर बोली और रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ी। तब सैफ़ी ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा। सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि आज तुम्हें अपना बनाने के लिए यहाँ बुलाया है आगोल। अब ये दूरी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं आज के दिन तुम्हारे और अपने बीच सारे फासले मिटा देना चाहता हूँ। सैफ़ी ने बोलते हुए आगोल को अपनी बाहों में लेना चाहा। आगोल ने उसे अपना बाजू छुड़वाकर ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बकवास करने की? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? आगोल को उस पर गुस्सा आया तो सैफ़ी पर बिगड़ते हुए बोली, कॉमन स्वीटी, यू मिडिल क्लास लड़कियों की तरह नखरे दिखाना बंद करो। शादी तो हम दोनों को करनी है ना बाद में। सैफ़ी ने बड़े ज़बरदस्त से इस थप्पड़ को बर्दाश्त किया था। वो जाल में फंसी हुई इस चिड़िया को यूं ही हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं अपनी लिमिट्स भूल जाऊँ। ये थप्पड़ तुम हमेशा याद रखना। आगोल पर सैफ़ी की सोच खुली तो उसे सैफ़ी पर गुस्सा आया। इतने हल्के करैक्टर के मर्द को वो कभी भी अपना हमसफ़र कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। इस थप्पड़ की कीमत आज जिस अंदाज में तुमसे वसूल करूँगा, इस लिहाज से तो इस थप्पड़ को आज मुझसे ज़्यादा तुम याद रखोगी। ना सिर्फ याद रखोगी बल्कि पछताओगी। दरवाजे पर पहुँचने से पहले वो आगोल को खींचता हुआ बेड तक लेकर आया था और बेड पर धक्का दिया। सैफ़ी बेड की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो आगोल को काबू करता आगोल ने अपने कंधे पर से हैंड बैग खींचकर उसके मुँह पर मारा। बैग में लटकी हुई की चेन सैफ़ी के गाल पर निशान छोड़ गई थी।
रुक, अब मैं तुझे अच्छी तरह बताता हूँ। सैफ़ी बोलता हुआ शराफत का चोला उतार चुका था। उसने अगोल को बालों से खींचकर बेड से उठाया। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आप ऐसे कैसे पुलिस की नफरी के साथ होटल के अंदर दाखिल हो सकते हैं? अल किंग होटल का मैनेजर इंस्पेक्टर शकील को देखते हुए बोला। चेकिंग के ऑर्डर्स हैं हमारे पास मिस्टर। तुम लोग ऊपर फ्लोर के रूम्स की तलाशी लो और तुम लोग यहीं नीचे की तलाशी लो। कोई शब को शुभ हाथ वाली चीज़ नजर आए मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करो। इंस्पेक्टर शकील अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटते हुए बोला था। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, इसका एक स्टैंडर्ड है। आप इसकी यूँ तलाशी नहीं ले सकते। वैसे भी इस होटल के मालिक मिस्टर काशिफ ज़ीरी इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है। आप उनकी गैर मौजूदगी में उनके होटल की तलाशी नहीं ले सकते। मैनेजर ने अपनी जॉब निभाते हुए इंस्पेक्टर शकील को दोबारा मुखातिब किया। मैनेजर साहब, हम यहाँ पर बगैर सर्च वारंट के नहीं आए हैं। कानून की इतनी लिखत पढ़त तो आप भी जानते होंगे। अब की बार अगर आपने हमारे काम में मुदाखलत की तो आपको भी ज़ेर हिरासत लिया जाएगा। लिहाजा हमें हमारा काम इत्मीनान से करने दीजिए। इंस्पेक्टर शकील के बोलने पर मैनेजर खामोश हो गया। जैसे ही सैफ़ी ने अगोल के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उठाया, अगोल ने अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने की बजाय साइड टेबल पर रखा हुआ गुलदान उठाया और खींचकर सैफ़ी के सर पर दे मारा। वो अपना सर पकड़कर दर्द से बुलबुला उठा था। मौका से फ़ायदा उठाती अगोल अपना बैग वहीं छोड़कर तेज़ी से बाहर निकली, मगर रूम के अंदर ही उसके पाँव की एक सैंडल उतर गई, जिसे वहीं छोड़कर वो आंसू साफ करती बाहर की तरफ भागी थी। लिफ्ट की बजाय वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तब उसकी दूसरी सैंडल भी उतर गई, जिसे वहीं छोड़कर वो सीढ़ियों से उतरती हुई सीधा होटल से बाहर निकलने लगी। रुकिए मैम, अरे मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगोल होटल से बाहर निकल रही थी, तब एक शख्स की आवाज़ पर रुकी और पलटकर उसे देखने लगी। जी फरमाइए। वो पुलिस वाला था। अगोल ने बहुत कोशिश की थी कि अपना लहजा नॉर्मल रख सके। क्या आप इस होटल से चेकआउट करके जा रही हैं? शकील उसके बिखरे बाल, घबराए लहजे और ब्लैक स्लीपर्स के पाँव को देखकर पूछने लगा। मेरे हाथ में आपको लगेज दिख रहा है? मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। वो इस इंस्पेक्टर को जताते हुए बोली। ब्लैक स्लीपर्स पहने मिलने आ गई आप? इंस्पेक्टर शकील उसके पैरों को देखकर तंसिया बोलता हुआ हंसा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। आपसे मतलब अपनी ड्यूटी करें। आगोल गुस्से में उससे काफ़ी बदतमीज़ी से बोली। न जाने क्यों उसके बिला वजह मुँह लग रहा था, जबकि आगोल को अंदाज़ा नहीं था कि उसका हुलिया उसे मशकूक साबित कर चुका था। मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी ही अंजाम दे रहा हूँ। इस होटल के सर्च वारंट है मेरे साथ पास। अब यहाँ से फ़ौरन नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर शकील आगोल को देखते हुए बोला। जहांगीर ने एसएसपी सैफुल्लाह को इत्माद में लेकर आज काशिफ ज़ीरी के होटल में रेड डलवाई थी। उसे मालूम था काशिफ ज़ीरी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। अगर कोई सबूत उसके हाथ लग जाता तो वो काशिफ ज़ीरी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करने का इरादा रखता था, लेकिन अगर काशिफ ज़ीरी बेकसूर हुआ तो ये बात उसके खिलाफ जाती। मगर जहांगीर को लग रहा था कि लोगों का अल किंग से ज़रूर कोई कनेक्शन होगा। वो खुद इस वक्त दीजान के कमरे में मौजूद था। उनकी तबीयत सुबह से ही डल थी। वो इस वक्त सो रही थी। शकील काफ़ी देर से वक्फे से उसको सारी डिटेल्स मोबाइल के ज़रिए दे रहा था। जहांगीर शकील को कॉल मिलाने लगा। बोलो शकील, रेड कुछ कारआमद साबित हुई? जहांगीर दीजान के पास से उठकर अपने कमरे में आता हुआ शकील से मोबाइल पर पूछने लगा। सर, मुझे नहीं लग रहा जैसा हमने सोचा था वैसा ही कुछ है वहाँ। फ़िलहाल तो कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा जो काशिफ ज़ीरी के खिलाफ जाता हो। अलबत्ता होटल के 3 अलग रूम से ऐसे लड़के लड़कियों को ज़ेरे हिरासत लिया गया है जो थोड़े मशकूक लग रहे थे। अभी उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। शकील पुलिस वैन में बैठा हुआ जहांगीर को तफसील बताने लगा। ओके, मेरे आने के बाद इन लोगों से सवालात का सिलसिला जारी करना। मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जहांगीर ने कॉल काट कर मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा और हाथ में रिस्ट वॉच बांधी। इस वक्त कैजुअल ड्रेसिंग, खाकी पैंट और वाइट कलर की शर्ट में मलबूस था। वो ऐसे ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलने लगा, मगर वो इससे पहले ऐना के रूम में जाने लगा ताकि उसे अपने जाने का बता दे। ऐना के रूम में आकर उसका नाम पुकारते हुए जहांगीर ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ऐना तो उसे नज़र नहीं आई, अलबत्ता चार्ज होते हुए मोबाइल पर उसकी नज़र पड़ी तो मोबाइल उठाता हुआ देखने लगा। 3 दिन पहले तक ऐना के पास दूसरा मोबाइल मौजूद था जो 1.5 साल पहले उसने ऐना को ला कर दिया था। फिर ये मोबाइल उसके पास कहाँ से आया? जहांगीर इस मोबाइल को देखते हुआ सोचने लगा, जो कि अच्छा खासा महंगा मोबाइल था। जी भाई, आपने बुलाया? ऐना रूम के अंदर दाखिल होती हुई जहांगीर से पूछने लगी, मगर उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर वो बुरी तरह चौंकी। उसका चौंकना जहांगीर की नज़र से छुप नहीं सका था। कहाँ से आया ये? जहांगीर हाथ में मोबाइल लिए ऐना को देखते हुए पूछने लगा। अरे ये तो नाजिया का है, उसका अपने मोबाइल से दिल भर गया था तो थोड़े दिन के लिए एक्सचेंज कर लिया मुझसे। ऐना मुस्कुराते हुए जहांगीर को बोली। अपना लहजा बिल्कुल नॉर्मल रखा था कि जहांगीर को ज़रा भी शक नहीं गुजरी, मगर जहांगीर उसका लहजा नहीं उसकी आंखें देख रहा था जो उसकी बात की नफ़ी कर रही थी। दीजान का ख्याल रखना, हो सकता है लेट आना हो मेरा। घर का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर लेना। वो मोबाइल के मुतल्लिक कोई दूसरी बात करे बगैर मोबाइल वापस उसी जगह पर रखता हुआ ऐना के कमरे से निकल गया। जहांगीर के बाहर जाते ही ऐना ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया, मगर अब उसे नदामत हो रही थी अपने भाई से झूठ बोलते हुए। ऐसा पहली बार हुआ था जब ऐना ने जहांगीर के सामने किसी बात के लिए झूठ का सहारा लिया था, मगर उसने तहिया कर लिया था कि अब वो रूहान से कोई गिफ्ट नहीं लेगी। वो रूहान से अपना रिश्ता रखने के लिए अपने भाई से अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर सकती थी।
मैं कब से कह रही हूँ मुझे कॉल करने दो अपने डैडी को, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। जहांगीर पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। उसके कानों में एक निस्वानी आवाज़ तकड़ाई। इंस्पेक्टर शकील समेत कांस्टेबल सिपाही सबने उसे देखकर सल्यूट किया तो अगोल आने वाले को मुड़कर देखने लगी। जहांगीर पुलिस स्टेशन में जिस तरह अगोल को देखकर बुरी तरह ठटका था, वैसे ही अगोल भी उसे देखकर एकदम चौंकी। ऑफिसर, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। मेरा सेलफोन इनके पास है। ये लोग मुझे मेरे घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करने दे रहे कि मैं। अगोल बोलते ही जहांगीर के पास आई। उसे यकीन था पिछली बार की तरह अब भी वो उसकी मदद करेगा। खामोशी से जाकर वहाँ बैठ जाओ। जहांगीर अगोल की बात मुकम्मल होने से पहले बीच में बोला और कुर्सी की तरफ इशारा किया जहाँ दो लड़कियाँ और भी बैठी थीं। अगोल उसके चेहरे के सर तासुरात देखकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ सोचकर चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। जहांगीर अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं टेबल के ऊपर बैठा। लड़के कहाँ पर हैं, लेकर आओ उन्हें। जहांगीर ने गुस्से भरी नज़र इन लड़कियों पर, ख़ास तौर पर अगोल पर डाली। उसके बाद वो शकील से मुखातिब हुआ। शकील ने यस सर कहते हुए कांस्टेबल को इशारा किया जो इन तीनों लड़कों को लेकर आ गया था। जहांगीर ने इन तीनों लड़कों को देखा। उनमें से एक वही था जो कि उसे अगोल के साथ दिखाई देता था। उसके माथे पर चोट का निशान भी मौजूद था। सर, सारे होटल की तलाशी ली गई है। दूसरे रूम्स में ज़्यादातर फैमिली मौजूद थी या फिर कोई दूसरे शहर से आने वाले अफराद मौजूद थे जो होटल में स्टे कर रहे थे। उनसे कुछ पूछ करके उन्हें छोड़ दिया गया, मगर ये चारों लड़के अलग अलग रूम में कपल की सूरत में मौजूद थे। दिगर सवालात से अंदाज़ा हुआ है ये मियाँ बीवी नहीं है और ये जो मोहतरमा है होटल के रूम से बाहर निकल रही थी, जबकि लड़का होटल के ही एक रूम में मौजूद था। इस वक्त तो ये दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक लेडीज़ बैग इस रूम से बरामद हुआ है जिस रूम में ये लड़का मौजूद था। बहुत मुमकिन है बैग उन मोहतरमा का हो, क्योंकि जब ये होटल से बाहर निकल रही थी इनके पास कोई बैग मौजूद नहीं था, ना पैरों में सैंडल। एक सैंडल भी रूम से मिली है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वो इन्हीं की है। इंस्पेक्टर शकील जहांगीर को बताने लगा। जहांगीर ने एक नज़र दोबारा अगोल को देखा। उसकी नज़रों में अगोल के लिए सिर्फ और सिर्फ हकारत थी। वो उसे मगरूर और बददिमाग लड़की समझता था, मगर गिरी हुई लड़की नहीं। मगर होटल के रूम में लड़के से मिलने वाली लड़की उसकी नज़र में शरीफ नहीं हो सकती थी। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक इस कपल के रूम में, दूसरा उस लड़के के रूम में खुफिया कैमरे भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर शकील की मज़ीद इन्फॉर्मेशन पर जहांगीर ने ज़बत से लब से वहीं अगोल के होश उड़ गए थे। इंस्पेक्टर शकील एक लड़का और लड़की की तरफ इशारा करने के बाद सैफ़ी की तरफ इशारा कर रहा था, यानी कैमरे इन दो कमरों में छुपे हुए थे। क्या सैफ़ी अपने मकसद में कामयाब होने के बाद उसको बाद में ब्लैकमेल करता? यानी सैफ़ी ने उसे प्लानिंग से होटल के रूम में बुलाया था। अगोल बेयकीनी से सैफ़ी की तरफ देखते कुछ सोचने लगी। दूसरी जानब सैफ़ी और इस लड़के ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर घबराते हुए एक दूसरे को देखा। सर प्लीज़, अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। इन तीनों में से एक लड़की जिसकी उम्र अगोल के बराबर थी जहांगीर को मुखातिब करते हुए बोली। इन लड़कों को वापस लॉकअप करो और इन्हें मेरे रूम में भेजो। जहांगीर कांस्टेबल से कहता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की जहांगीर के कमरे में आई जो कि दिखने में उसे शरीफ कराने की लग रही थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो? जहांगीर इस लड़की को देखते हुए पूछने लगा। ये लड़की होटल के जिस कमरे से बरामद की गई थी, जिस कमरे में कैमरा मौजूद था, इसलिए उस लड़की का किरदार काफ़ी मशकूक ठहराया जा सकता था। सर, मैं कोई ऊंची फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मेरे पेरेंट्स को अगर मालूम हुआ मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ तो वो लोग किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे और ना मैं अपने पेरेंट्स से ज़िंदगी पर नज़र मिला पाऊँगी। सर, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मैं वहाँ पर यासिर की बुलाने पर गई थी। उसे 1 साल से जानती हूँ। बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। प्लीज़ सर, मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मुझे छोड़ दें। रात हो गई है, मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। बदले में आप बेशक। जहांगीर जो कि उसकी बात बहुत तहम्मुल से सुन रहा था, उसकी आखिरी बात सुनकर चौंका। बदले में बेशक? जहांगीर उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगा। वो लड़की सर झुकाकर अपना दुपट्टा साइड पर करते हुए कमीज़ के आगे मौजूद बटन खोलने लगी। जहांगीर अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आया। जैसे ही वो कमीज़ का तीसरा बटन खुला, सन्नाटेदार पड़ने वाले थप्पड़ से वो कुर्सी से टकराकर फर्श पर गिरी थी। पुलिस को तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है जो रिश्वत देने की खातिर अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते। तुम अपने आप को शरीफ लड़की कह रही हो? ऐसी होती हैं शरीफ लड़कियाँ? शरीफ लड़कियों की इज्जत बहुत अनमोल होती है। वो इतनी सस्ती हरगिज़ नहीं होती कि यूँ हर एक के सामने से निछावर कर दे। मुझे अफसोस है तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप पर, जिसके इत्मीनान की परवाह किए बगैर तुम इस लड़के से मिलने गई। तब है तुम जैसी लड़की पर, जिसे ना अपनी इज्जत की परवाह है ना अपने माँ बाप की इज्जत की। निकलो फ़ौरन यहाँ से। जहांगीर की बात सुनकर वो लड़की अपना दुपट्टा सर पर जमाकर ओढ़ती हुई अपना सुर्खकाल दुपट्टे से छुपाकर बाहर निकलने लगी। बीबी, मैं आपको कह रहा हूँ, बगैर इजाज़त आप अंदर जाएंगे तो एसपी साहब गुस्सा करेंगे। अगोल जहांगीर के कमरे में आई तो कांस्टेबल उसके पीछे आते हुए बोला, ऑफिसर, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जहांगीर जो पहले ही गुस्से में भरा हुआ था, अगोल को अपने कमरे में आता देखकर उसकी पेशानी पर मजीद बल नुमाया हुए, मगर वो हाथ के इशारे से कांस्टेबल को वहाँ से जाने का कहने लगा। बोलो। जहांगीर अगोल के सामने आकर खड़ा हुआ।
देखो ऑफिसर, तुम मुझे जानते हो, मेरा मतलब है तुम इतना तो जानते हो कि मैं कोई मजबूर और बेबस टाइप की मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ। मेरे फादर और भाई कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं उस होटल में सैफ़ी के बुलाने पर गई थी, उसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करना थी, डेट्स ऑल। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था गोल को टेंशन हो रही थी, यकीनन मंसूर और फातिमा के साथ साथ रूहान भी उसके लिए फिक्रमंद हो रहा होगा कि वो अभी तक यूनिवर्सिटी से घर नहीं आई, इसलिए वो जहांगीर के पास आकर उससे बात करने लगी। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो होटल के बंद कमरे में करना ज़रूरी थी, एक्सप्लेन करो, जहांगीर तंसिया लहजे में उससे पूछने लगा। औकात में रहो अपनी, तुम मुझे किस टाइप की लड़की समझ रहे हो, अगोल उसे गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली थी। औकात तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे ही बाप और भाई के सामने बताऊंगा। मामूली आदमी नहीं तुम्हारा बाप और भाई, मगर जब उन्हें यह मालूम होगा कि उनके घर की इज्जत कैसे बंद कमरे के अंदर किसी नामहरम लड़के से मिलकर उनकी इज्जत को नीलाम कर रही थी, तब वो अपने आप को मामूली आदमी से भी बदतर महसूस करेंगे। जहांगीर की आंखों में ही नहीं उसके लहजे में भी हकारत थी। उसकी धमकी पर अगोल डर गई। वाकई अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ गलत होता। देखो ऑफिसर, मैं बेकसूर हूँ और मैं वैसी लड़की नहीं जो बंद कमरे में किसी गैर लड़के से मिलने जाती हो। प्लीज़ यहीं कुछ ले देकर मामला रफा दफा करो, अगोल अब उसे नरमी से समझाने लगी। उसने बहुत से लोगों से सुना था पुलिस एक हद तक की ईमानदारी दिखाती है, इसलिए अगोल ने अपने सामने खड़े ऑफिसर को पैसों की ऑफर कर दी ताकि वो उसकी जान छोड़े और होटल वाली बात किसी भी तरह मंसूर और रूहान तक ना पहुंचे। ओह अच्छा, ले देकर मामला रफा दफा करना है, क्या तुम्हारे पास देने को? जहांगीर कदम बढ़ाता हुआ मजीद उसके अंदर करीब आया। ऊपर से नीचे तक आगोल का जायजा लेते हुए उसकी नज़र आगोल के गहरे गले तक गई। उसे आज भी जीन्स पर टॉप पहना हुआ था जो काफ़ी चुस्त था। उसके ऊपर जैकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। खूबसूरत खद्दो खाल बेशक नुमाया नहीं हो रहे थे, मगर गहरा गला होने की वजह से किसी भी मर्द की निगाहें भटक कर वहीं जाती। मेरे बैग में इस वक्त 10,000 की अमाउंट पड़ी है, बाकी के अमाउंट मैं तुम्हें एटीएम से निकाल कर दे दूंगी जितनी तुम डिमांड करोगे। जहांगीर की निगाहों को देखकर अगोल अपनी जैकेट के बटन बंद करते हुए उसे बोली। पिछली 2 मुलाकातों में वो इसे इतना कमीना नहीं लगा था, कैसे घूर कर देख रहा था वो उसे। डिमांड पैसों की नहीं है, पैसों की बजाय अगर कुछ और दे सकती हो तो डील कर लेते हैं, जहांगीर उसको देखते हुए बोला। जहांगीर की बात सुनकर अगोल को आग लग गई। तुमने समझ क्या रखा मुझे, मैं कोई बिकाऊ माल लग रही हूँ तुम्हें? जहांगीर की बात सुनकर अगोल आग बगोला होते हुए उस पर चिल्लाई। आवाज़ नीची करो अपनी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, और बिकाऊ माल मैं भी नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ पैसों की ऑफ़र करने आई हो। रिश्वत देने के जुर्म में अभी अंदर कर दो तुम्हें, जहांगीर उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में अगोल पर चीखते हुए बोला था। असलम, इंस्पेक्टर शहनाज और इंस्पेक्टर शकील दोनों को बुलाओ, जहांगीर अपने रूम से बाहर खड़े कांस्टेबल को आवाज़ लगाता हुआ बोला, जबकि देख वो अगोल को रहा था जो गुस्से में अभी भी उसको घूर रही थी। बिकाऊ माल नहीं हो तो क्या सोचकर तुमने मुझे एक घटिया ऑफ़र की? वो गुराती हुए पूछने लगी। लेवल चेक करा था कमीनगी का। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपने मुंह लगाने लायक नहीं समझता। जहांगीर उसे बोलता हुआ चेयर पर बैठने लगा। अंगूर खट्टे हैं, मुस्तसाहिया हंसते हुए बड़बड़ाई। यकीनन ये मुहावरा उसने जहांगीर को सुलझाने के लिए बोला था। अगोल की बड़बड़ाहट सुनकर जहांगीर उसके पास आया। बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ उसका चेहरा ऊपर किया। ये लड़की जब भी उसे मिलती ना जाने क्यों गुस्सा दिलाती थी। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर शरीफ लड़कियाँ नहीं आती, और जो लड़कियाँ यहाँ पर लाई जाती हैं जानते हैं वो किस सलूक की मुस्तहिक होती हैं? बालों को मुट्ठी में जकड़े सर्द लहजे में जहांगीर अगोल से पूछने लगा। उसके चेहरे के गजबनाक तासुरात देखकर अगोल खामोश रही। लेडी इंस्पेक्टर शहनाज और इंस्पेक्टर शकील के कमरे में आने से पहले वो कुर्सी पर बैठ चुका था। इंस्पेक्टर शहनाज इन्हें और बाकी इन दोनों लड़कियों को भी अलग कमरे में ले जाकर सबकी अच्छी तरह चेकिंग करें। जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर के लफ्ज़ का टैटू बना हुआ नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म करें, जहांगीर इंस्पेक्टर शहनाज को हदायत देते हुए बोला। डिस्कस्टिंग, तुम हद से बड़े हो, मैं कोई चेकिंग नहीं करवाऊंगी, कोई हाथ तो लगाए मुझे, फिर बताती हूँ मैं। अगोल जोर से टेबल पर अपने दोनों हाथ मारते हुए जहांगीर को गुस्से में देखकर बोली थी। इंस्पेक्टर शहनाज, ये स्टिक अपने साथ ले जाएं, चेकिंग के दौरान आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे कोई क्रिमिनल हो या बड़े बाप की बेटी हो। कानून के लिए सभी यकसा होना चाहिए। कोई भी तलाशी देने से इनकार करे तो बिला झिझक और बेखौफ होकर इस स्टिक का इस्तेमाल करें। जहांगीर टेबल पर रखी हुई स्टिक इंस्पेक्टर शहनाज को थमाते हुए बोला और हदायत देते हुए ख़ास तौर पर वो आगोल को देख रहा था। चलो बीबी, ये अदाएँ यहाँ काम नहीं आने वाली। आगोल जहांगीर को गुस्से से घूर रही थी, तब लेडी इंस्पेक्टर शहनाज उसका बाजू खींच कर उसे वहाँ से ले गई। शकील, इन तीनों लड़कों की भी तलाशी लो। जहांगीर की हदायत सुनकर शकील सल्यूट मारता हुआ रूम से चला गया था। थोड़ी देर बाद जहांगीर के मोबाइल पर ऐना की कॉल आने लगी, जिस पर ऐना ने उसे बताया कि दीजान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जहांगीर उसे तसल्ली देते हुए आधे घंटे में घर पहुंचने का कह चुका था ताकि दीजान को हॉस्पिटल लेकर चला जाए। इतने में लेडी इंस्पेक्टर शहनाज इन तीनों लड़कियों को जहांगीर के कमरे में लेकर आई। आगोल को अपने सामने बैठे हुए इस शख्स से इतनी नफरत महसूस हो रही थी जितनी कभी किसी दूसरे से नहीं हुई। इस शख्स के कहने पर ही लेडी इंस्पेक्टर शहनाज ने बाकी दोनों लड़कियों के साथ तलाशी लेने के लिए उसके जिस्म से भी एक कपड़ा उतरवाया था, और अगोल के गुस्सा करने पर उसने अगोल की कमर पर जोर से 2 बार स्टिक भी मारी थी, जिसका दर्द वो अपनी कमर पर अभी भी महसूस कर रही थी।
सर ये तीनों लड़कियां क्लियर हैं, अच्छी तरह चेक कर लिया गया है, जिसम पर किसी भी किस्म का कोई टैटू मौजूद नहीं है। लेडी इंस्पेक्टर शहनाज जहांगीर को बताने लगी। ठीक है, इन तीनों के घर फ़ोन करके इनके माँ बाप को यहाँ बुलवाएं। इन्हें बताएं कि आपकी बेटियाँ होटल के रूम में लड़कों के साथ पाई गई हैं। उन्हें शक की बिना पर हम यहाँ लेकर आए थे, इसके बाद ही इन्हें इनके पेरेंट्स के साथ रवाना करिएगा। जहांगीर इन तीनों लड़कियों पर जताते हुए नज़र डालकर लेडी इंस्पेक्टर शहनाज को हदायत देने लगा। इंस्पेक्टर शहनाज इन तीनों को जहांगीर के कमरे से ले गई थी। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर शकील सैफ़ी के साथ एक और लड़के को गुद्दी से पकड़कर कमरे के अंदर लाया। हाँ शकील, क्या रिपोर्ट है? जहांगीर अपनी आस्तीन के कफ फोल्ड करता हुआ अपना मोबाइल पॉकेट के अंदर रखने लगा। उसे घर के लिए भी निकलना था। दीजान की तबीयत ठीक नहीं थी कि ऐना अकेली परेशान हो रही थी। सर इन दोनों लड़कों की कमर पर सेम वैसा टैटू मौजूद है और खुफिया कैमरे भी इन्हीं दोनों के कमरे में मौजूद थे, यानी ये दोनों लड़के इन लड़कियों को बाद में ब्लैकमेल करते। शकील ने जहांगीर को बताते हुए इन दोनों की गुद्दी पर एक ज़ोरदार झांपड़ भी रसीद किया था। कैमरे वहाँ से ले आए थे? जहांगीर इन दोनों को देखता हुआ शकील से पूछने लगा। जी सर। शकील के जवाब देने पर वो चलता हुआ इन दोनों के पास आया। कैमरे मेरी कार में रखवा दो, इन दोनों को लॉकअप करो। जब तक मैं आना चाहूँ तब तक ना कोई इनके पास लॉकअप के अंदर जाएगा, ना ही कोई पूछ-कुछ करेगा। इन दोनों से सब कुछ मैं अपने तरीके से उगलवाऊंगा और इस तीसरे लड़के को छोड़ने से पहले इसकी जवानी का सारा जोश निकाल देना। जहांगीर इंस्पेक्टर शकील को अच्छी तरह हदायत देता हुआ पुलिस स्टेशन से निकल गया। चटाख! मुंह पर जोरदार पड़ने वाले थप्पड़ से वो सोफे पर जा गिरी, जहां मंसूर और फातिमा बुरे जमान थे। फातिमा और मंसूर के साथ रूहान भी 7 घंटे से आगोल के लिए परेशान था। शाम से रात होने को आई थी, आगोल का कुछ पता नहीं था। उसका सेल मुसलसल ऑफ जा रहा था। रात के 9 बजे पुलिस स्टेशन से कॉल आई, जिसमें आगोल की उस पुलिस स्टेशन में मौजूदगी की इतला दी गई और मंसूर को कहा गया कि वो अपनी साहिबजादी को पुलिस स्टेशन से आकर ले जाए। मंसूर की हालत इस खबर से बिगड़ने लगी। उसकी जवान जहान बेटी रात को इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? रूहान ने माँ बाप को तसल्ली दी। उसके ख्याल में कोई हादसा या एक्सीडेंट हो गया होगा इस कार से। रूहान ने उसे पुलिस स्टेशन लेने चला गया, मगर वहाँ जाकर जब उसे ये कहानी मालूम हुई उसकी बहन को होटल में किसी लड़के के साथ पकड़ा गया है, तब उसने बमुश्किल अपने गुस्से को काबू में रखा और खामोशी से वह आगोल को पुलिस स्टेशन से घर ले आया। मगर पहुंचकर उसने ज़ोरदार थप्पड़ आगोल के मुंह पर रसीद किया। आगोल, जो कि सारे रास्ते में रूहान के चेहरे के गज़बनाक तासुरात से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो इस वक्त शदीद गुस्से में है, वो घर जाकर उसे सारी हकीकत बताकर घर वालों से अपनी बेवकूफ़ी पर माफ़ी मांगने का इरादा रखती थी। मगर घर पहुंचकर पड़ने वाले थप्पड़ से वो सोफे पर जा गिरी, जहां फातिमा बैठी हुई थी। ले आया इस बेगैरत को मैं पुलिस स्टेशन से। दिल तो चाह रहा है आज अपने हाथों से इसका गला दबा दूँ। रूहान गुस्से में आगोल की तरफ बढ़ा। क्या कर रहे हो रूहान? बहन है ये तुम्हारी? असल बात बताओ, हुआ क्या है आखिर? फातिमा आगोल को हिसार में लिए बेटे को ठंडा करते हुए तहम्मुल से पूछने लगी, जबकि आगोल फातिमा के गले लगे रोने लगी थी। हुआ क्या मम्मा? आज इसने हम सब की इज्जत का जनाजा निकाला है। पुलिस ने होटल में रेड डाली थी, जिसमें किसी लड़के के साथ कमरे से बरामद हुई है। मालूम नहीं हमारा मुंह भी काला कर चुकी होगी अब तक ये। रूहान गुस्से से पागल हो रहा था। वो एक बार फिर आगोल की तरफ बढ़ा। अब की बार मंसूर ने उसे रोका। आप ऐसे मेरे किरदार की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते भाई। कुछ नहीं किया मैंने। सैफ़ी ने बुलाया था मुझे, मैं उससे मिलने गई थी। जब होटल से बाहर जाने लगे तब इंस्पेक्टर ने मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया। मैं कसम खा के कहती हूँ कुछ गलत नहीं किया मैंने, ना मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। आगोल को इस वक्त अपना वजूद किसी गाली की तरह महसूस हो रहा था। वो चीख कर अपनी सफाई देने लगी। अगर तुम्हारी पारसाई का यकीन कर लिया जाए तो क्या ये बेवकूफ़ी कम नहीं कि तुम एक लड़के से एक होटल में कमरे में मिलने गई? उस लड़के पर एतबार करके तुमने अपने आप को हमारे सामने बेतबार कर दिया। इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, इस दिन के लिए तुम्हें आज़ादी दी थी कि तुम्हें होटलों में जाकर अपने बाप भाई की इज्जत नीलाम करो। आज तुमने मुझे कितनी तकलीफ़ दी आगोल, तुम इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मंसूर आगोल को शर्मिंदा करता हुआ बोला तो वो रोने लगी थी। मम्मा आई स्वेयर मेरी गलती नहीं है, आप प्लीज़ डैडी और भाई को बताएं मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया जिससे इन दोनों का सर झुके। फातिमा खुद बेटी को शिकवा के ना नजरों से देख रही थी। आगोल रोती हुई फातिमा को बताने लगी, वो तो शुक्र अदा करें इस थाने के एसपी का, कोई शरीफ आदमी था जिसने मीडिया को इन्वॉल्व करके बात को बढ़ावा नहीं दिया, वरना हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते सिर्फ इसकी वजह से। रूहान आगोल पर सख्त नज़र डालता हुआ बोला और कमरे से निकल गया। फातिमा से मेरी नज़रों से दूर कर दो प्लीज़, और इससे कहो ये अपना चेहरा मुझे ना दिखाए। मंसूर से सकती हुई आगोल पर मलामत भरी नज़र डालकर बीवी से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। आगोल फातिमा के गले लगकर और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। वो इस तराबी कैफियत में मुसलसल अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। होटल अल किंग में रेड का पड़ना, उसकी बहन का वहाँ से किसी लड़के के साथ बरामद होना। वो अब अपने बालों में उंगलियाँ फंसाए रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। इससे आगे वो आगोल के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता था। आगोल वहाँ पर किसी लड़के के साथ मौजूद थी, वो नहीं जानता था, मगर उसे आगे का सोचकर उस पर खौफ तारी होने लगा था। उससे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी जवान बहन भी मौजूद है, वो भी तो उन लोगों का शिकार हो सकती थी। अब वो आगे कुछ नहीं सोचना चाहता था, वरना आगे कुछ सोचने से उसका सांस बंद हो जाता। अचानक उसके मोबाइल पर ऐना की कॉल आने लगी। थोड़ा बिजी हूँ यार, कल बात करता हूँ। रूहान कॉल रिसीव करके ऐना के बोलने से पहले बोला और कॉल काट दी।
वो ऐना से या फिर किसी दूसरे से इस वक्त बात करने की हालत में नहीं था। होटल अलकिंग में रेड का पड़ना कोई छोटी खबर नहीं थी। काशिफ ज़ीरी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं था। अब तक उसे इल्म हो गया होगा कि उसके होटल में पुलिस ने रेड डाली है। न जाने ये कौन पैदा हो गया था जो ऐसे ख़तरनाक इंसान से टक्कर ले रहा था। वो जो कोई भी था उसे शायद अपने साथ अपनी फैमिली की परवाह नहीं थी। रूहान सोचता हुआ काशिफ ज़ीरी को कॉल करने लगा। सुबह काफ़ी देर से उसकी आंख खुली थी। रात 1 बजे वो दीजान को हॉस्पिटल से वापस घर ले आया था। उसका दिमाग एक दफ़ा फिर कल वाले वाक़े पर चला गया। वो होटल के कमरों से बरामद होने वाले कैमरे में मौजूद वीडियोस देखने लगा। वीडियो से साफ ज़ाहिर हो रहा था सैफ़ी नामी लड़का उस लड़की से ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहा था, जिसके बदले वो लड़की सैफ़ी को ज़ख्मी करके कमरे से निकली थी। वह नकचिड़ी थी, बददिमाग और मगरूर भी, मगर खुद की हिफाजत करने वाली थी। जहांगीर को उसकी शक्ल के अलावा दूसरी यही बात उसमें अच्छी लगी, मगर जो जहांगीर ने उसके साथ किया वो उसके लिए बिल्कुल पशेमान ना था। अच्छा ही था, इस लड़की को आइंदा के लिए सबक मिल गया था। आइंदा वो कभी किसी नामहरम के बुलाने पर इस तरह यूँ मिलने नहीं जाएगी। जबकि दूसरी वीडियो जो इन दोनों लड़के लड़की की मौजूद थी, इस वीडियो को देखकर उसे सिर्फ अफसोस हुआ। जहांगीर पूरी वीडियो देखने की बजाय बंद कर चुका था। आखिर कैसे लड़कियां अपने घर वालों का एतबार मिट्टी में मिलाते हुए एक बार भी अपने घर वालों का नहीं सोचती। ऐसे लड़के अगर इन लड़कियों से शादी कर भी लें तो कहाँ इज्जत दे सकते हैं। जहांगीर सोचकर सर झटकते हुए उठा और अपने कमरे से निकल कर दीजान के कमरे में आया। वो अभी तक सो रही थी। आहिस्ता से उसकी पेशानी छूकर टेम्परेचर चेक किया जो रात की बनिस्बत नॉर्मल थी। ऐना उठो, दीजान के कमरे में जाकर लेट जाओ। जहांगीर ने पहले अपने कमरे में आकर यूनिफॉर्म पहना, फिर ऐना के कमरे में चलाया और उसे उठाते हुए बोला था, तैयार हो गए आप? रुकें 10 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ। ऐना नींद से बोझल आवाज़ में जहांगीर को यूनिफॉर्म में मलबूस देकर जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, नहीं रहने दो, नाश्ता मैं कर लूँगा, तुम दीजान का ख्याल रखना। अभी वो सो रही हैं, उठे तो उनको नाश्ता करवा कर मेडिसिन टाइम पर दे देना। जाओ शाबाश, उनके पास जाकर लेट जाओ। जहांगीर ऐना को कहता हुआ घर से निकल गया। ये क्या हाल कर लिया मीरजान, क्या हो गया तुम्हें? फातिमा आगोल के पास आकर बेड पर बैठते हुए बोली। जाहिदा जब नाश्ते के लिए आगोल के बेडरूम में पहुंची तो वो बेसुध बेड पर पड़ी थी। जाहिदा फातिमा को बुला लाई। मम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अलावा इसके मैं सैफ़ी के बुलाने पर उससे मिलने चली गई। आगोल का चेहरा बुखार की हिद्दत से तप रहा था। वो नढाल लहजे में वो मुश्किल आंखें खोलकर बोल पाई, मुझे मालूम है मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम्हारे डैडी और रूहान को वक्ती गुस्सा है जो कि जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब परेशान मत, तो कितना ज़्यादा बुखार हो गया तुम्हें। उठो नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। वो बेटी थी फातिमा की। उसकी हालत देखकर फातिमा परेशान हो गई, इसलिए उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारे से उसे बिठाने लगी। कमर पर फातिमा के हाथ रखने पर आगुल के मुँह से सिसकी निकली तो फातिमा परेशान होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ मीरजान, प्लीज़ मुझे बताओ। फातिमा के पूछने पर आगुल ने उसे बताया कि कैसे उस ऑफिसर के कहने पर लेडी इंस्पेक्टर ने उसकी कमर पर स्टिक्स मारी थी। कौन था वो जाहल, बदतमीज़ और जंगली इंसान जिसे मेरी फूल सी बच्ची की शक्ल देखकर भी तरस नहीं आया? फातिमा को आगोल की कमर पर सुर्ख निशान देकर जी पर गुस्सा आया। वो उसकी कमर पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद आगोल को नाश्ता करवाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे आगोल को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। ये नाश्ता कहाँ लेकर जा रहे हो? जहांगीर पुलिस स्टेशन आया तो कांस्टेबल असलम को नाश्ता लेकर सेल की तरफ जाते देखा, तभी वो उससे पूछने लगा, सर कल से वो दोनों लड़के भूखे हैं। आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उनके लॉकअप की तरफ कोई नहीं गया। बाकी सब नाश्ता कर रहे थे तो अलीम ने इन दोनों का नाश्ता भी दे दिया। कांस्टेबल असलम जहांगीर को देखते हुए बताने लगा, नाश्ता यहाँ टेबल पर रखो और जाकर लॉकअप खोलो। इस नाश्ते से पहले उन्हें दूसरी खुराक की ज़रूरत है, उसके बाद ये नाश्ता इन दोनों को करवाना। जहांगीर हुक्म मानता हुआ असलम नाश्ते की टेबल पर रखकर लॉकअप खोलने चला गया था। इन दोनों लड़कों की शामत का अंदाज़ा तो उसने कल रात को ही लगा लिया था, जब जहांगीर के कहने के मुताबिक लॉकअप में मौजूद कूलर और ग्लास हटा दिया गया था। वो दोनों इस वक्त बेसुध पड़े थे। लॉकअप खुलने की आवाज़ पर उठ बैठे। जहांगीर लॉकअप के अंदर दाखिल हुआ। उन्हें देखता हुआ यूनिफॉर्म की शर्ट उतार कर अपनी पुश्त पर खड़े असलम को पकड़ाता हुआ इन दोनों से बगैर कोई सवाल करता उन्हें रुई की मानत धोने लग गया। घंटे तक वो इन दोनों को बुरी तरह पीटता रहा। सैफ़ी की तो पैंट गीली हो चुकी थी। वो बुरी तरह रो रहा था, जबकि दूसरा लड़का बुरी तरह तड़पता हुआ पानी मांगने लगा। जहांगीर की बुनियान भी पसीने से तर हो चुकी थी। दाएं हाथ से मुट्ठी को गोल घुमाता हुआ वो खुद लंबे सांस लेता हुआ इन दोनों को देखने लगा। कांस्टेबल से इशारे से पानी मांगता हुआ वो खुद बोतल से मुँह लगा इन दोनों को देखता हुआ पानी पी रहा था। पानी कल रात से इन दोनों का हलक से खाना तो दूर की बात, पानी की एक बूंद नहीं उतरी थी। और निहार मुँह धुलाई होने के बाद अब वो दोनों ही जहांगीर को पानी पीता देखकर दर्द से कराहते हुए बोले थे। जहांगीर ने बोतल मुँह से निकाल कर पानी इन दोनों के मुँह के ऊपर डालना शुरू कर दिया। सैफ़ी में शायद बर्दाश्त का मादा कम था। वो भूखे रहने और पिटने की वजह से बेहोश हो चुका था। प्लीज़ सर रहम खाएं, दूसरा लड़का मुश्किल से बोला। तुम रहम खाते हो लड़कियों की इज्जत से खेलते हो उन पर? जहांगीर उस लड़के को देखते हुए पूछने लगा। सर, शकील की आवाज़ पर जहांगीर ने पलट कर उसे देखा। कमिश्नर साहब की कॉल आई, उन्होंने फ़ौरन आपको याद किया। शकील के बताने पर जहांगीर कांस्टेबल से अपनी शर्ट लेकर पहनने लगा।
पानी पिलाओ इन दोनों को, होश में आने के बाद इनका रिकॉर्ड बयान करो। जहांगीर बोलता हुआ वहाँ से निकल गया। सर, जहांगीर कमिश्नर साहिब के रूम में आकर सल्यूट पेश करता हुआ सीधा खड़ा हुआ। आओ जहांगीर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बैठो। कमिश्नर साहिब के कहने पर कमिश्नर साहिब के सामने बैठे शख्स ने पलट कर जहांगीर को देखा। जहांगीर चलता हुआ आया और इस आदमी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। कल तुमने अल किंग होटल को रेड किया? कमिश्नर साहिब का लहजा थोड़ा तेज था। यस सर, जहांगीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। सामने बैठा आदमी एक बार फिर अपने बराबर में बैठे जहांगीर को देखने लगा। किसने ऑर्डर पास किए तुम्हें? कमिश्नर साहिब लहजे में हल्की सी सख्ती लाते हुए जहांगीर से सवाल करने लगे। सर, एसएसपी सैफुल्लाह को इत्माद में लिया था। वो होटल शक के दायरे में आता है, उन्हीं के परमिशन पर, उन्हीं के कहने पर रेड की गई थी। जहांगीर कमिश्नर साहिब से बोलता हुआ उलझकर अपने बराबर में बैठे आदमी को देखने लगा, जिसे आज वो पहली बार देख रहा था। उसे नहीं मालूम था ये आदमी कौन है जिसके सामने कमिश्नर साहिब उससे ऑफिशियली सवाल कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ एसपी, आपको मेरे होटल में रेड के दौरान क्या सबूत फराहम हुए? इससे पहले कमिश्नर साहिब जहांगीर से अगला सवाल करते बराबर में बैठा आदमी जहांगीर से मुखातिब हुआ। जहांगीर को समझने में देर नहीं लगी। ये काशिफ सीरीन था, होटल अल किंग का मालिक। आपसे मैं तब मुखातिब होऊंगा मिस्टर ज़ीरी जब मैं सबूत लेकर आपके पास आऊँगा। जहांगीर कमिश्नर साहिब की मौजूदगी की परवाह किए बगैर काशिफ सीरीन से रुके लहजे में गोया हुआ। स्टॉप इट जहांगीर, ये इस शहर के शरीफ और इज़्ज़तदार शहरी हैं। तुमने विदाउट परमिशन इनके होटल को रेड किया और अब बगैर किसी सबूत के तुम इनसे इस तरह मुखातिब हो। पुलिस वैसे ही बदनाम है, ऐसी हरकतों से मज़ीद पुलिस का इमेज डाउन नहीं करो। तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ फ़ोन कर रहा हूँ। अगली बार ऐसी कोई हमाकत नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर साहिब थोड़े सख्त लहजे में बोले, जिस पर जहांगीर को ज़ब्त करते हुए यस सर कहना पड़ा। सैफ़ी और दूसरे लड़के का बयान अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। वो अपनी तरफ से मज़ीद कुछ नहीं बोल सकता था। होटल्स के रूम में इस तरह कैमरे लगाना भी गैर कानूनी था, लेकिन सामने बैठा हुआ शख्स लास्ट में मुकर जाता तो उसके पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो खामोशी रहा। कमिश्नर साहिब, आप जैसे ऑफिसर हों तो हम जैसे मोअज़्ज़ज़ शहरी इस शहर में सुकून का सांस ले सकते हैं। मालूम नहीं आपके एसपी या तो बहुत दिलेर हैं जो कि सामने वाले को देखे बगैर उड़ जाते हैं, या फिर बहुत नादान जो ऐसे बिलावजह किसी के कहने में आ गए। काशिफ सीरी ने मजाकन कमिश्नर साहिब को कहा। उसका लहजा तन से भरपूर था जो जहांगीर को काफ़ी चुभा। ऐसी बात नहीं है काशिफ साहिब, एसपी जहांगीर बहुत काबिल ऑफिसर हैं, ईमानदार और बहादुर भी। इन्होंने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर यह स्टैंड लिया होगा। आप भी यकीनन मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, नहीं चाहेंगे कि एक ऑफिसर आपको सॉरी करे, इसलिए मामले को यहीं रफा दफा करें। कमिश्नर साहिब को काशिफ सीरी का जहांगीर के बारे में इस तरह बोलना भी कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो बात ख़त्म करते हुए बोले, जुनेद, वो एसपी हेडक्वार्टर से निकल चुका है, पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला है। इन दोनों लड़कों की कहानी को फ़ौरन ख़त्म करो और मालूम करो हमारे बीच वो गद्दार कौन है जिसकी वजह से एसपी को अल किंग के बारे में शक हुआ। काशिफ सीरी आज सुबह वापस आया था और कमिश्नर साहिब से अपॉइंटमेंट लेकर वो उनके ऑफिस में पहुंचा। अब उसने जहांगीर नामी एसपी को भी देख लिया जिसने उसको छेड़ा था। वो वापस अपनी कार में बैठता हुआ अपने ख़ास बंदे को हदायत देने लगा। क्या हुआ शकील, रश क्यों लगा हुआ है बाहर? जहांगीर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मीडिया की कार और दूसरे लोगों का काफ़ी रश पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद था। वो पुलिस स्टेशन के अंदर आते हुए शकील से पूछने लगा, सर, इन दोनों लड़कों को नाश्ता करवाया गया जिसके बाद इन दोनों की हालत बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। अभी एम्बुलेंस में उनकी डेड बॉडीज़ को डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शायद नाश्ते में कुछ लाया गया था, कुछ कहा नहीं जा सकता, और मीडिया को किसने इन्फॉर्म किया इसका भी कुछ मालूम नहीं। उसका मूड पहले ही ख़राब था। शकील की बात सुनकर मज़ीद बिगड़ गया। यकीनन बयान तो नोट नहीं किया होगा? जहांगीर ज़ब्त करते हुए शकील से पूछने लगा तो वो अपना सर झुका गया। जहांगीर गुस्से में अपने रूम में चला गया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक पुलिस का एक और जुर्म सामने आया। जी हाँ नाज़रीन, सैफ़ी नामी एक तालिब इल्म और एक मज़लूम लड़का जिसको शक की बुनियाद पर पुलिस ने कल रात से हिरासत में लिया था, आज दोपहर में इन दोनों लड़कों को पुलिस के सफाकाना रवैये और बेजा तशद्दुद से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा में पुलिस के रवैये को लेकर गुस्से और एहतजाज। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ जारी थी और आगोल बेयकीनी से खबरें सुन रही थी। ओह गॉड, सैफ़ी को मार दिया? आगोल ने बेयकीनी से स्क्रीन पर चलती हुई न्यूज़ देखी। अगर वो सैफ़ी का होटल वाला रवैया नहीं देखती तो उसे सैफ़ी के मरने का दुख ज़रूर होता, मगर इस वक्त वो दुख से ज़्यादा शॉक्ड थी। कितना बेरहम और बेहिस इंसान है ये ऑफिसर। बेशक वो दोनों लड़के मजलूम हरगिज़ नहीं थे, मगर उसको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह किसी की जान लेने का। आगोल के दिल में जहांगीर के लिए नापसंदीदगी का ग्राफ कुछ और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस शख्स की वजह से वो अपने माँ बाप भाई के सामने कुछ ना करके भी जलील हो रही थी। तुम खुद भी मर जाओ मनहूस इंसान, आगोल जहांगीर का चेहरा याद करते हुए बड़बड़ाई थी। सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे कसम ले लें। काशिफ सीरी के साथ रूहान भी सोफे पर बुरे जमान था। तब ब्लैक किंग के आदमी इलियास नामी शख्स को लेकर उसके पास आए। इलियास इसी गैंग का एक मेंबर था। वो ब्लैक किंग के सामने अपने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में अपने बेगुनाह होने की वजाहत पेश कर रहा था। इलियास, तुम्हें क्या लग रहा है तुम आवाज़ बदल कर किसी और नंबर से पुलिस को हमारे खिलाफ खुफिया इन्फॉर्मेशन दोगे और हमें मालूम नहीं होगा? ब्लैक किंग अपने हर आदमी पर गहरी नज़र रखता है।
अभी तुम खुद अपने जुर्म का इकरार करोगे। जुनैद, ले आओ इसके बेटे को। ब्लैक किंग ने इलियास के बोलने के बाद अपने ख़ास बंदे को मुखातिब करते हुए कहा, जो कि एक 7 साला बच्चे को लेकर आ गया था। मुहाद, इलियास अपने बेटे को इन जालिमों को शिकंजे में देखकर तड़प गया। इससे पहले वो आगे बढ़कर अपने बेटे को जुनैद से छिड़वाता, 2 आदमी मजबूती से इलियास को बाजू से पकड़ चुके थे। अब बताओ इलियास, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं? ब्लैक किंग सोफे पर बैठकर सिगार पीता हुआ इलियास से पूछने लगा, जबकि रूहान इस सूरत हाल से परेशान होकर इस 7 साला बच्चे को देख रहा था जिसे जुनैद ने पकड़ा हुआ था। यहाँ गलती और बेवकूफ़ी की सज़ा हर मेंबर को भुगतनी पड़ती थी, जबकि गलती का खुमियाजा उसके फैमिली मेंबर को भी भुगतना पड़ता। 6 माह का अरसा गुजर गया था उसे इस गैंग का हिस्सा बने हुए, मगर वो ऐसी सूरत हाल पर अक्सर बेचैन हो जाता था। अभी भी वो नामहसूस तरीके से अपने माथे पर आया हुआ मसीना साफ करने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इलियास ने बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। बाप को रोता देखकर मुहाद भी रो रहा था, जैसे 2 हफ्तों से अपनी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जुनैद, ब्लैक किंग ने जुनैद को पुकार कर इशारा किया। जुनैद ने मुहाद की गर्दन पर बड़ा सा तेज़धार वाला चाकू रखा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। इलियास रोता हुआ अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। एसपी जहांगीर के बारे में सुनकर उसने एसपी को कॉल की थी। गलती नहीं, इसे गद्दारी कहते हैं। इलियास, तुमने ब्लैक किंग से गद्दारी की है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा तुमने ऐसा क्यों किया। इलियास उसके सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। तब ब्लैक किंग ने इलियास को बोला, जुनैद, पीटर को काफ़ी दिन हो गए इंसानी गोश्त खाए हुए। इलियास के बेटे को यहाँ से ले जाओ। पीटर एक बड़े साइज का खौफनाक कुत्ता था जो कि इंसानी गोश्त और उसकी हड्डियाँ बहुत शौक से खाता था। ब्लैक किंग के कहने पर जुनैद मुहाद को लेकर पीटर के पास जाने लगा। यकीनन वो इस बच्चे को इस भूखे कुत्ते का निवाला बनाने वाला था, जो कि साइज़ में भी शेर के जितना था। रूहान ने वहशतज़दा नज़रों से एक नज़र अपने सामने बैठे काशिफ ज़ीनी को देखा, तो आहो पुकार करते हुए इलियास को हंसते हुए देख रहा था। बीवी तुम्हारी अब तुम्हें मिल नहीं सकती। तुम्हारे बेटे का किस्सा समझो अब ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो तुम्हारे जीने का भी समझो अब ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो तुम्हारे जीने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं, मगर मैं जानता हूँ ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं मारूंगा। ब्लैक किंग उठता हुआ इलियास के पास आया और अपने एक बंदे से मोटे साइज़ का इंजेक्शन लेकर इलियास की गर्दन के अंदर चाकू की तरह ज़ोर से घुसेड़ दिया, जिससे इलियास पूरी तरह तड़पने लगा। 10 से 15 मिनट वो इसी तरह तड़पता रहा और फिर उसका जिस्म बिल्कुल साकत हो गया। ये नहीं था कि वो मर गया था, उसकी सांसें भी चल रही थी और दिल भी काम कर रहा था, मगर वो अब जिस्मानी तौर पर मफलूज हो चुका था। ब्लैक किंग के इशारे पर ब्लैक किंग के बंदे इलियास की बॉडी को वहाँ से ले गए थे। क्या हुआ यंग मैन, तुम कुछ परेशान देख रहे हो? ब्लैक किंग की तवज्जो रूहान की तरफ गई। वो रूहान के बराबर सोफे पर आकर बैठा और रूहान को तकते हुए बोला, सर वो लियास का बेटा, उसके साथ वो तो बहुत छोटा है। रूहान ब्लैक किंग को देखते हुए बोला। ब्लैक किंग के साथ रोज़ी भी हंसने लगी, जो कि ब्लैक किंग से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी, और ब्लैक किंग रोज़ी के घुटने पर हाथ फेर रहा था, जबकि रोज़ी रूहान को देख रही थी। वो हमेशा उसे ऐसे ही देखती थी जैसे शिकारी अपने शिकार को। मैं लियास के बेटे को दूसरे बच्चों के साथ सेल में बंद करवाकर मंशियात का कारोबार भी करवा सकता हूँ। जानते मैंने उसकी क्यों जान लेनी चाहिए? क्योंकि वो बड़ा होकर मुझसे अपने माँ बाप का बदला भी ले सकता था। यंग मैन, मैं नहीं चाहता कि कोई मूसा पैदा हो जो मेरी सल्तनत का खात्मा करे, और दूसरा ये मेरा आदमी मुझसे वफा करे। दारी धोखेबाजी से पहले उसके अंजाम को सोचे। ब्लैक किंग बोलता हुआ सामने रखे मशरूब पीने लगा। रूहान खामोश हो गया। इलियास ब्लैक किंग के वफादार आदमियों में शामिल था। रूहान को अच्छी तरह याद था, 1 माह पहले रोमा नामी लड़की जिसे यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इलियास ने उसको पकड़ा था और बहुत बेरहमी से रोमा के हाथों की नसें काटी थी। 2 हफ्ते पहले ब्लैक किंग के आदमी इलियास की खूबसूरत बीवी को पकड़ कर लाए थे। तब इलियास अपनी बीवी को वहाँ देख कर रोया, गिड़गिड़ाया, इल्तिजाएं की कि उसकी बीवी को छोड़ दिया जाए, मगर ब्लैक किंग ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि उसकी बीवी अब यहाँ का राज जान चुकी थी। उसके कमर पर भी मोहर लगा दी गई थी। उसे दूसरी लड़कियों के साथ बंद कर दिया गया था, जिनको चंद दिनों के बाद जिस्म फरोशी के लिए दूसरे मुल्क में भेजा जा रहा था। यही वजह थी इलियास ने पुलिस को उसके बाजार का पता बताया, मगर अंजाम में वो अपने बेटे के साथ खुद भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया था। काशिफ सीनी अपने किसी मेहमान से मिलने वहाँ से उठ गया। रोज़ी अभी सोफे पर बैठी हुई रूहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। बैकलेस ड्रेस से उसके कमर पर लगा टैटू साफ दिखाई दे रहा था। रूहान ने उसकी तरफ देखा। नीली आंखों वाली रोज़ी खूबसूरत होने के बावजूद उसे बहुत अजीब सी लगती, ख़ास तौर पर तब जब वो रूहान को इस तरह मुस्कुरा कर देखती। रूहान कोई बच्चा नहीं था, जवान मर्द था। उसकी नजरें उसका यूं मायने खेजी से मुस्कुराना खूब समझता था। रोज़ी ब्लैक किंग की खास खेल थी, किसी को उसकी तरफ देखने या छूने की इजाज़त नहीं थी। रूहान उसको छूना तो दूर, उसकी तरफ देखने का भी शौक नहीं रखता था, मगर वो महसूस करता रोज़ी जानबूझकर उससे मुखातिब होने की कोशिश करती। ब्लैक किंग के कमरे से जाते ही वो हाथ में जाम पकड़े रूहान के पास सोफे पर आ बैठी। मैं ड्रिंक नहीं करता। रोज़ी ने उसके होंठों की तरफ जाम से भरा ग्लास ले जाना चाहा, तब रूहान ग्लास पीछे करते हुए बोला। ग्लास पीछे करते हुए उसने एहतियात से काम लिया था कि उसका हाथ रोज़ी के हाथ को ना छुए। ये बात ब्लैक किंग को बुरी लगे ना लगे, मगर वो उनको खुद बुरी लगती कि वो रोज़ी को छुए।
बहुत जुल्म करते हो अपने साथ भी। और रोज़ी रूहान के होंठों को देखते हुए बोली और उसे आंख मारकर मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गई। रूहान सर झटक कर उठकर रूम से निकल गया। जी, तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड नंबर 2 आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड 2 कैसी लगी। इंटरेस्टिंग हो रहा है नॉवल, है ना। अब आप लोगों के रिस्पॉन्स पे है कि आप लोग किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं और क्या लगता है कि आगे क्या होगा। क्या रूहान सही कर रहा है ब्लैक किंग के साथ मिलकर, या कोई है इसके पीछे कुछ राज। ज़रूर बताइएगा। और जहांगीर की स्टोरी कैसी लग रही है, आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड नंबर 2 आपको कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन जैसे कि आपको बताया हुआ है कि अब इंशाल्लाह इस नावल के बाद ही देखेंगे, कुछ मसरूफियात ज़्यादा हैं तो इसके लिए माजरत। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल के एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज की एपिसोड एंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।